बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और स्पेशली ये दुआ कीजिएगा कि प्लीज़ ये जो स्मॉग का मसला है ये थोड़ा सा रिज़ॉल्व हो जाए। व्यूअर्स, आई कांट टेल यू स्मॉग के कितने बुरे हालात हैं। लिटरली वो जो कहते हैं ना, सांस नहीं आ रहा। और जब सांस ना आने की बात करें, जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, आज सुबह मैं आ रही थी काम पे तो मैं देख रही थी कि अभी तो स्कूल में छुट्टियां वगैरह हो गई हैं, सो एटलीस्ट एक वो थोड़ी सी रिलीफ बच्चों को मिल रही है। लेकिन जब तक स्कूल ओपन थे, अब मैं बात कर रही हूँ ऑब्वियसली लाहौर में रहती हूँ, तो लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर और उसके गिरदोनवा में जो है वो स्कूल्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि स्मॉग के हालात इतने ख़राब हैं। लेकिन व्यूअर्स, सोचने वाली बात है, घर पे रह के भी कौन से कोई स्मॉग के हालात बेहतर हो जाएंगे अनलेस आपके घरों में एयर प्योरीफायर्स लगे हुए हैं और कोई इस किस्म का सिस्टम है जिससे स्मॉग से इंसान बच सके। सो आज मैं आपसे बेसिकली जो मेन बात करना चाहूँगी वो एक पब्लिक सर्विस मैसेज है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तस्वीर जो मैंने लगाई है, ये एक रेगुलर डेली की का व्यू है, ये कोई आज कल परसों का नहीं। ये जब से स्मॉग स्टार्ट हुई है तब से ये हालात जारी हैं लाहौर के अंदर। और प्रॉब्लम ये है कि अगर स्मॉग बढ़ रही है भट्टों की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से, उस पर तो एफर्ट्स किए जा रहे हैं। फैक्ट्रीज़ में से भी जहरीला धुआं निकलता है, वो भी हवा में आलूदगी पैदा करता है। लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर हम देखें, हमारी गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स वगैरह, उनसे भी तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। और जितनी पुरानी बाइक हो जाती है, जितनी पुरानी गाड़ी हो जाती है, और अगर आप उसकी प्रॉपर सर्विसिंग नहीं कराते तो उसमें से बाकायदा काला धुआं निकलता है। और वो काला धुआं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो हमारी सेहत के लिए इतना डेंजरस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो व्यूअर्स, मेरी आज आपसे बड़ी ख़ास, बड़ी स्पेशल, बड़े नीवे होके एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों का ख़ुद भी हमें ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा हमें अपनी एनवायरनमेंट को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। देखें, जो लार्जर स्केल पे एफ़र्ट्स करे जा रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन हमें भी तो इस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस लेना चाहिए। सो मेरी आज आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 थोड़ा सा एहतियात करें, कोशिश करें कि आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। देखें, हम जब अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग नहीं कराते हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं, तो फिर बहुत इश्यूज़ बनते हैं। और एक गाड़ी का बंदा सोचता है कि खैर है, मेरी एक ही बाइक है, लेकिन आप रोड पे देखें कितनी बाइक्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, कितने मामलात हैं जो चल रहे होते हैं। जब हम एहतियात नहीं करते तो देन वो कलेक्टिवली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सो स्पेशली व्यूअर्स, आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि इस चीज़ का ख्याल रखें। देखिए व्यूअर्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स और दूसरे लोग जो अभी भी स्कूल्स मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जा रहे हैं, वो तो फिर भी इस इशू को फेस कर रहे हैं। घरों पे लेके लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जिसका हम ख़ास ख्याल कर सकते हैं वो ये है कि घर के अंदर और दूसरे जो आपके पब्लिक स्पेसेस हैं उनके अंदर थोड़ी सी हम एहतियात करें। नाउ द प्रॉब्लम इज़ एट द एंड ऑफ द डे, जो हमने केयरफुल होना है तो हमने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, एक और मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि जब हम बात करते हैं खांसी की और ब्रीदिंग के इश्यूज़ की, तो वहाँ पे प्लीज़ व्यूअर्स इस चीज़ का ख्याल करें कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, उनको सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके जाएं। या तो बच्चों के पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं या किसी सांस के डॉक्टर के पास लेके जाएं, जिसको हम पल्मोनोलॉजिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकता है। अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल दमे की प्रॉब्लम है, जिसको हम एस्थमा कहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाता है जब हम एहतियात नहीं करते। सो यू हैव टू बी केयरफुल और उनको प्रॉपर तरीके से हमें इन चेक रखना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये तो हो गया स्मॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। और बाय द वे, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेते हैं तो प्लीज़ 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 मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ हद तक तो ये जो ज़रात और पार्टिकल्स होते हैं वो आपके सांस के अंदर नहीं जाते। बाइक, स्कूटर्स, रिक्शाज़ वगैरह, अच्छा रिक्शों में से भी बहुत ज़्यादा काला धुआं निकलता है, विच बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए व्यूअर्स, अगर हम बात कर रहे हैं प्योरीफिकेशन की और ब्रीदिंग की और इन चीज़ों की, तो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी आज रॉयल के एयर प्योरीफायर की। देखिए व्यूअर्स, रॉयल का ये जो एयर प्योरीफायर है, ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर इसकी हाई एफिशिएंसी है, क्योंकि इसके अंदर
4 लेयर्स के फ़िल्टर हैं। जब हम बात करते हैं पहले लेयर की, तो पहले लेयर के अंदर प्रिलिमिनरी लेयर जो है वो बड़े जो है पार्टिकल्स को कैच करता है, जैसे कि बाल हो गए, जानवरों का फर हो गया, डस्ट हो गया। अगला जो लेयर है वो एंटी बैक्टीरियल फिल्टर ट्रैप्स जो है अनवांटेड पार्टिकल्स को, जैसे कि डस्ट को, बैक्टीरिया को और इन चीज़ों को रोकता है। उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रोकता है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड लेयर की, तो ट्रू हेपा H13 जो है वो कैप्चर करता है 99.97 एयरबॉर्न पार्टिकल्स को, जो बहुत ही छोटे होते हैं और 0.3 माइक्रॉन्स के लेवल के होते हैं, जिसमें स्मोक पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, पॉलन भी होते हैं, अदर एलर्जेंस भी होते हैं। देन अगर हम चौथे लेयर की बात करें तो उसमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, वो VOCs, हार्मफुल ओडर एंड स्मेल को भी रोकता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एहतियात करें, और अगर एहतियात कर ही रहे हैं तो रॉयल के इस बहुत ही अमेजिंग एयर प्योरीफायर का, जो बाय द वे मेड इन पाकिस्तान है, और ये रॉयल का एयर प्योरीफायर जो है ये क्योंकि पाकिस्तान में बना हुआ है, तो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स है स्मॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। सो ये हो गया हमारा रॉयल का एयर प्योरीफायर। अब मैं बात करना चाहूँगी शेफ़ अनम से। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। जुम्मा मुबारक। आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आप काफ़ी शोर मचा रही थी किचन में। सॉरी, एक्चुअली मैं चीज़ें इकट्ठी कर, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपको पता है ना लाइव शो होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन में। तो जैसे आपने स्मोक की बात की, तो अभी जब मैं भी आ रही थी तो मैं भी यही चीज़ नोटिस कर रही थी कि बाहर इस तरह से ज़ीरो विजिबिलिटी हो रही है कि सामने से आप थोड़े से डिस्टेंस पे अगर गाड़ी से होते हो तो आपको नज़र कुछ नहीं आता। और आप सोचें कि लोग पहले धुंध कहते थे इसको, कुछ 5-6 साल पहले लोग कहते थे धुंध आ गई, धुंध आ गई, तो हम कहते थे अभी सर्दी नहीं आई तो धुंध कहाँ से आ गई। बिल्कुल सही कह रही हैं। बेसिकली नवंबर दिसंबर में जाके कई एंड में जाके धुंध बहुत ज़्यादा होती थी, और वो जनवरी के मिड तक, मतलब 3-4 हफ्ते का पीरियड होता था लाहौर में जिसमें धुंध बहुत होती थी। अब तो इतनी स्मॉग है कि जब उसके साथ धुंध भी हो जाती है तो व्यूअर्स, नज़र क्या, सांस भी नहीं आ रहा होता और आप घर से नहीं निकल सकते। आप घर से बाहर निकल के फ्रंट डोर से अपना गेट नहीं देख सकते। एग्जैक्टली। लास्ट ईयर तो 2-3 दफ़ा हम शो पे पहुंचने का हमें कन्फ्यूजन हो गई थी कि हम कैसे आए प्रोग्राम पे, और बात अब हो रही है क्योंकि 10 बजे ऑन एयर जाता जी, तो 9 बजे तक भी, 9:15, 9:30 तक भी इतनी धुंध, इतनी स्मॉग, ये स्मॉग धुंध के साथ कंबाइन होकर विजिबिलिटी ज़ीरो कर देती है। ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि जब मैंने भी अपना दरवाज़ा खोला तो मतलब उस वक्त तकरीबन 8 बजे का टाइम हो रहा था सुबह के, और 8 बजे जो है सामने मेरे घर के जो घर है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, और ये सूरज कहीं पे भी नहीं था। और ये अभी है नवंबर के नवंबर का फर्स्ट वीक है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। अच्छा, दूसरी बात है ना, आज किचन में क्या बना रहे हैं, क्योंकि सुना है आज फिर आप 100 हांडियाँ मुझसे बनवाएंगी और खुद भी। जी जुगन आपी, आज बेसिकली हम बनाएंगे हैदराबादी दम कीमा, और उसके साथ हम बनाएंगे लच्छेदार पराठे, और साथ में मीठा जो है, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए साथ में, तो आज बेसिकली हम बनाएंगे ब्रेड पुडिंग, जिसको हम करेंगे बेक। ठीक है, डन, परफेक्ट। तो वो हम किचन में आके करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन व्यूअर्स, ब्रेक में जाने से पहले आज मैं बात करना चाहूँगी जॉन एलिया साहब की। हमने बड़ी दफ़ा उनको ट्रिब्यूट पेश किया उनकी डेथ एनिवर्सरी पे, जैसे आज 8 नवंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि जॉन एलिया साहब के बारे में बात करें, उनकी पोइट्री के बारे में बात करें, क्योंकि आपका लिखा हुआ जो भी आपने लिखा वो बड़ों, नौजवानों और बुज़ुर्गों सबको अप्लाई करता है। और 14 दिसंबर 1937 को आप अमरोहा में पैदा हुए। ताल्लुक़ आपका एक बहुत इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे घराने से था। आपने महज 8 साल की उम्र में अपना पहला शेर लिखा। आप इंग्लिश, उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में भी बहुत प्रोफिशेंसी रखते थे, और आपका पहला मजमुआ शायद 1991 में पब्लिश हुआ। उनकी शायरी मजमूए में यानी, गुमान, लेकिन, गोया और रमोज़ शामिल हैं। और अगर आप इंतकाल की बात करें तो 2002 के अंदर 8 नवंबर को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। तो अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुलाकात होगी किचन में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं एज़ यूजुअल शेफ़ अनम अपनी फुर्तियाँ दिखा रही हैं किचन के अंदर, और ब्रेड एंड बटर पुडिंग की भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो बाय द वे मैं यूजुअली बड़ी अच्छी बना लेती हूँ।
तो आप तो वैसे भी ब्रेड एंड बटर पुडिंग मैं सही बना लेती हूँ, तो अच्छा, मेरे ख्याल से मैं अपने जबरदस्त। कामों की तरफ आ जाती हूँ। जी बिल्कुल। ये तुम क्यों कर रही हो रोस्ट? मैं ये इसलिए रोस्ट कर रही हूँ कि बेसिकली आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी दम का कीमा। अच्छा, ये तो उसमें जाएगा? ये उसमें जाएगा। अच्छा, हाँ ओके। जी। तो मैं अपनी ब्रेड एंड बटर पुडिंग जो है, बस मैं आपको ये बताने लगी थी कि आपने थोड़ा सा जो बटर है लाइक 3 टेबलस्पून के करीब, आपने वो मेरी जो है सॉस के लिए छोड़ देना है, जिसमें हम ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, जो लास्टली हम ऊपर से पोर करेंगे। सबसे पहले जी मैं आपको बताती हूँ हैदराबादी दम कीमे के लिए, हैदराबादी दम कीमे के लिए आपको जो है कीमा। एक सवाल पूछना है जी। आइसिंग शुगर ऊपर से डालनी है? आइसिंग शुगर इसमें डाल देंगी, उसकी मैं सॉस अलग से रेडी करूंगी, वो मैं ऊपर से उसके ऊपर रिजल्ट कर कैरेमल सॉस? जी कैरेमल तो कुक होने के बाद हो? जी 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 एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा, सीन ये है कि आपने इसके अंदर मिक्स एंड मैच करके जो है दोनों शुगर ऐड करनी है, क्योंकि जो हमारे पास जो क्रश शुगर है वो थोड़ी सी कम है क्वांटिटी के अंदर, तो बेशक हाफ कप जो है आप रेगुलर शुगर जो है इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो फिर मैं सबसे पहले ब्रेड पुडिंग की ही रेसिपी दे देती हूँ, ताकि मैं उस वक्त जी तक बिल्कुल नीचे इसके बटर लगा के और फिर ब्रेड के पीसेस पे भी बटर लगा के करना है ना? एग्जैक्टली। अपने सबसे पहले क्या वैसे तुम करना अगर बड़ा छोड़ देते पीस ब्रेड का तो मेरे लिए आसानी ना हो जाती? लेकिन आप अगर इसको ऐसे भी एज इट इज़ भी डाल देंगे और ऊपर से मटेरियल डाल देंगे तो वो एक ही हिसाब हो जाएगा, बल्कि अच्छा सा जब वो एक लुक में क्रिएट होता है, तो जब आप उसको कट करते हैं तो वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। सबसे पहले आपको ब्रेड पुडिंग के लिए मक्खन चाहिए 3 खाने के चम्मच। आपको इसके अंदर जो है ब्रेड चाहिए हस्ब ज़रूरत, तकरीबन 6 से 8 स्लाइसेस हम यूज़ करेंगे स्मॉल ब्रेड के। उसके बाद इसके अंदर अंडे जाएंगे 4 से 5 अदद, दूध इसमें जाएगा 2 कप के करीब, चीनी इसके अंदर जाएगी 12 से 14 खाने के चम्मच, जिसको हम क्रश कर लेंगे। वनीला एसेंस जाएगा 1 चाय का चम्मच, और इसमें जो सॉस के लिए हमें मक्खन चाहिए 3 खाने के चम्मच, और ब्राउन शुगर 2 खाने के चम्मच, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान। 4 से 5 अंडे लेंगे, उसके अंदर हम शुगर को ऐड करेंगे, शुगर के साथ जो है उसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे, मिल्क ऐड करके साथ ही वनीला एसेंस डाल के अच्छे तरीके से एग्जैक्टली उसका एक लिक्विड आप रेडी कर लेंगे। ब्रेड आपने ले लेनी, अच्छा मिल्की लेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, लेकिन आप रेगुलर ब्रेड भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें क्रॉसेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दूध हमें और चाहिए होगा जी, ये कम है, तो दोनों में से जो है आप इजीली आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन उसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको जो सिंपल तरीका चाहिए वो ये है कि आपने ब्रेड को अपनी बटर वाली डिश के अंदर सोक कर देना है, और सोक करने के बाद ऊपर से आपने जितना भी लिक्विड आपने एक रेडी किया हुआ है वो लिक्विड आपने इसके ऊपर पोर करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए लिक्विड, क्योंकि वो सोक करके ना ब्रेड बिल्कुल ही पापड़ जैसी हो जाती है। आपने इसको सोक कर लेना है अच्छे तरीके से, और सोक करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रेस्ट देना है, लाइक फॉर आप कह लें कि 7-8 मिनट, ताकि जो है ब्रेड अच्छी तरीके से जो लिक्विड है उसको थोड़ा सा सोक कर ले, और फिर आपने इसको जो है अवन में बेक करना है फॉर लाइक 20-25 मिनट्स। आप इसको 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दोनों जो ग्रिल्स हैं ऑन करके आप इसको कर सकते हैं। चाहे अगर आप पहले नीचे वाली ग्रिल ऑन कर लें, लेकिन वो जब आप दोनों इकट्ठे ऑन करेंगे तो उससे बड़ा अच्छा सा बड़ा अच्छा कलर होता है, वरना लोग अक्सर ग्रिल कर देते हैं सिर्फ, बिल्कुल, या फिर सिर्फ नीचे वाला ऑन कर देते हैं, बिल्कुल। तो वो फिर ऐसा होता है कि वो फिर अंदर से ये चांसेस होते हैं कि हम इसके ऊपर ये क्रंची शुगर डालेंगे ना जी, तो वो क्रिस्पी तब भी होगी वो जब अगर आप उसके ऊपर से ग्रिल करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद अब बारी आ जाती है इसकी कैरेमल सॉस की। अच्छा, 2 तरह से कैरेमल सॉस बनती है। हम बिल्कुल बेसिक कैरेमल सॉस रेडी कर रहे हैं। हम 3 टेबलस्पून बटर लेंगे, बटर के अंदर हमने ऐड करना है 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, और साथ में वनीला एसेंस। उसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। जब आपकी जो पुडिंग है वो रेडी हो जाए, उसके ऊपर आप इसको पोर करें, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ऑन साइड आप इसके साथ वनीला आइसक्रीम जो है वो सर्व कर सकते हैं। ब्रेड एंड बटर पुडिंग ना यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं जी। द रीज़न दैट दे डू दैट इज़ बिकॉज होता ये था कि सूखी भी ब्रेड होती थी जी, मतलब पुरानी हो गई, ड्राई हो गई। कॉर्नर्स जो ज्यादातर लोग कॉर्नर्स नहीं खाना पसंद करते, वो भी उसके अंदर ऐड कर हाँ, सकते और ये भी होता था कि जैसे कि आपने बन मंगाए हैं घर में जी, 2 दिन हो गए वो नहीं इस्तेमाल हुए, अब बन को ख़राब नहीं हुए, उनको फंगस शंगस नहीं लगी, लेकिन वो बेसिकली जो है वो ड्राई हो गए हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपने उसे ब्रेड एंड बटर पुडिंग बना ली। एग्जैक्टली, बटर से वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल, और एक बड़ी मतलब मज़े की चीज़ तैयार हो जाती है। बिल्कुल।
अच्छा, अब बारी आ जाते हैं हैदराबादी दम कीमे की तरफ। तो उसके इंग्रेडिएंट सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उसके लिए घी जाएगा तकरीबन 1.5 कप के करीब, प्याज जाएंगे 3 अदद, कीमा इसमें बीफ का मैं यूज़ कर रही हूँ 1 किलो के करीब, जो कि हाथ का जो होना चाहिए कीमा, बिल्कुल फ़ाइन। उसके बाद हमें इसके अंदर चाहिए पपाया पेस्ट 3 खाने के चम्मच, उसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट 3 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और दही इसके अंदर आधा कप के करीब जाएगी। और इसकी पेस्ट के लिए हमें ज़रूरत होगी बादाम 6 अदद, गरी 1 अदद, इलायची 4 से 5 अदद, लौंग 5 अदद, काली मिर्चें 6 से 8 अदद, खशखाश इसमें हम 2 खाने के चम्मच डालेंगे, जलवैत्री पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लीमू का रस हस्बे ज़रूरत हम इसमें ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, धनिया, और ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर गार्निश के पॉइंट ऑफ व्यू से आइसिंग शुगर और ब्राउन शुगर जाएगी? जी, आइसिंग शुगर और रेगुलर शुगर। और ब्राउन शुगर ऊपर ब्राउन से? शुगर तो मैं सॉस के लिए यूज़ करूँगी। ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से आपने अपने कीमे को सबसे पहले आपने ऑयल गरम कर लेना। घी हम इसके अंदर यूज़ करें तो घी के अंदर जो है आपने अपना प्याज फ्राई कर लेना है। प्याज को इतना फ्राई करना है कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने उसको अलग से जो है वो निकाल लेना है। जब आप उसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद आपने क्या करना है कि उसको थोड़ा सा साइड पे रख देना है ताकि वो जो है थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, ताकि जब हम उसको कीमे में ऐड करें तो उसका एक जो है पाउडर फॉर्म में क्रिएट हो सके। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने 7 से 8 किस्म बादाम है, इसके अंदर गरी है, इसमें छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, ये डालकर अच्छी तरीके से मैंने इसको कुक कर लिया है, बिल्कुल 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर डालकर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी खशखाश। और खशखाश क्या करेगी कि उसको भी आपने इसके अंदर डाल के थोड़ी देर कुक करना है। और उसको कुक करने के बाद जो है आपने इस सारी चीज़ों का एक लिक्विड बैटर बना लेना है। अच्छा, ये बेसिकली जुगन आपी ये कीमा बड़ा मज़ेदार है। आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने सारे कीमे के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ना इसमें टमाटर जा रहा है, सारी गेम जो है इस पेस्ट की और दही की होगी। बस फ्लेवर एक्चुअली वहाँ बिल्कुल आपने जो है इसके अंदर सारी चीज़ें जो है कंबाइन करके पहले आपने अपना जो कीमा है उसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है। मैरिनेशन जब हो जाए, अगर आपके पास घर में टाइम है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप उसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें, उससे क्या होगा कि कीमे में बहुत अच्छा सा जो है एक फ्लेवर आ जाएगा। बट खशखाश को बहुत ओवर कुक नहीं करना। जी बिल्कुल, इसमें से इधर जो भी चीज़ें हैं उनमें से किसी को भी आपने ओवर कुक नहीं करना, बस 1-8 मिनट सिर्फ हल्का सा उसके ऊपर एक आप समझे कि कैरेमल टाइप का उसके अंदर एक कलर सा आ जाए और उसके बाद गुड टू गो वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्याज, अच्छा, आप लोग व्यूअर्स देख रहे होंगे कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। होता ये है कि अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं ना, अभी मैं ब्रेड एंड बटर पुडिंग की बात कर रही हूँ, तो अंडा अलहदा रह जाता है। बिल्कुल। और फिर वो लगता है कि जैसे फ्राई अंडा आपने, उसके अंदर हमने क्या डालना है? इसके अंदर जो है बस अब मैं ये अदरक निकाल लहसुन की लूँगी। नहीं, अब बस ये निकाल के अब वहाँ पे मैं आ रही हूँ बिल्कुल इसकी मैरिनेशन करने के लिए। ओके, बिल्कुल। मैरिनेशन ये निकालना है, मैं ये जी निकालें आप। और इस तरफ जो है जुगन आप ही, अगर आप मुझे वो ग्राइंडर दे दें प्लीज़। मैं आपको ग्राइंडर दे देती हूँ, ये लो बेटा। थैंक यू। अब मैं ये ग्राइंडर में ये एज इट इज़ ये सारी पेस्ट जो है ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और साथ में थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करके हम इसके अंदर जो है इसकी एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। और वो पेस्ट जो है वो सारी एज इट इज़ जाएगी। अनियंस भी जाने हैं ना? जी, अनियंस जो हैं वो हम हाथ से ही हल्के हल्के से उनको क्रश कर लेंगे और उसी से हम उसका एक क्रिएट करके उसका पाउडर फॉर्म में क्रिएट करके उसको बना लेंगे। अब इसके अंदर जो है पानी डाल दूँगी। अच्छा, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने कीमे को इतना ज़्यादा जो है वो लिक्विड ही नहीं करना। छन्नी टाइप एक होती है निकालने के लिए फ्राई चीज़ों को, वो ज़रा अगर मुझे मिल जाती है ना, चम्मच जो होता है छन्नी टाइप का, वो कहाँ गया है हमारा? कहीं ना कहीं घूम रहा होता है और नज़र भी आ गया है मुझे हमारा एक आध सेट पे। जी, मैं ज़रा लेके आती हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। अब आ जाती है बारी। अब ये कीमे को हम लेंगे थोड़े से बड़े बर्तन के अंदर और उसके अंदर लेकर हम इस कीमे को शिफ्ट करेंगे। और शिफ्ट करके सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कीमा ऐड कर देना है अपने बाउल के अंदर। और उसके साथ अब मैं इसके अंदर जो है वो लवाजमात ऐड करूँगी और इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन पेस्ट, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भरकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये अनियंस मैंने सारे निकाल जी बिल्कुल, थैंक यू। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी
थोड़ा सा जो हमारे पास पपाया पेस्ट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पपीते का। पपाया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप डाल दें। इसी में डाल दूं? हाँ जी, इसी में डाल दें। हाँ, वो ऑब्वियसली जब हम मिक्स करेंगे तो वो हो जाएगा। बिल्कुल, इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं जितनी देर में जो है ये थोड़े ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा ये चला गया पपाया पाउडर, साथ में हमने इसके अंदर ऐड कर दिया ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। अच्छा, ये आप सिनेमन पाउडर मसाले ना डालो प्लीज उधर। जी, ये सिनेमन पाउडर भी आप इसमें डाल सकती हैं, डालना चाहें मैं ज़रूर डालूंगी बिकॉज वो जो सिनेमन पाउडर होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। जब आप बहुत ज़्यादा डालते हैं बिल्कुल हल्का सा, लाइक जिसको हम 2 चुटकियाँ कहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वरना उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। एग्जैक्टली। दालचीनी हम सबको पता है इट्स अ स्ट्रॉन्गर फ्लेवर, और आप ऊपर से भी थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं और अच्छे से उसको ब्लेंड करना है बिकॉज अगेन वो क्लम्प अप हो जाता है। बिल्कुल। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूखा धनिया, तकरीबन 2 से 2.5 टीस्पून। अच्छा, इसमें सूखा धनिया का बहुत अच्छा सा जो फ्लेवर आता है और उस फ्लेवर के अंदर जो है आपको वो जब एक आप खा रहे होते तो एक ज़बरदस्त किस्म का एक क्रंच आ रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर अब जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। अच्छा, ये जो है आप अपने हिसाब से इसको स्पाइसेस को अप एंड डाउन कर सकते हैं। साथ में इसमें हल्दी पाउडर जाएगा तकरीबन आप कह लें 1/2 टीस्पून के करीब, अकॉर्डिंग टू कीमा कितना है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आपने ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी, वो क्या करेगा कि आपके कीमे को येलो साइड के ऊपर लेके जाएगा। अच्छा, इसमें अब हम डालेंगे नमक हस्बे जायका, तकरीबन 1.5 चाय का जो है चम्मच। ये बड़ा डिफरेंट तरीका है बनाने का, मैंने कभी नहीं इस तरह बनते हुए बिल्कुल, देखा। अगर आप इसके अंदर इसको ऐसे करके डालेंगे तो उससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छा सा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है इसको थोड़ी देर मैरिनेट करके रख दें। अच्छा, मैं यहाँ से एक स्पून ले लेती हूँ और इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे योगर्ट। अच्छा, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि मिल्क और वो जो हमारा एक मिक्सचर था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, ये चीज़ मैं ज़रूर आपको बता दूँ कि व्यूअर्स, अभी ये ब्रेड जो है ना सारे के सारे ऑलमोस्ट मिल्क को सोक कर जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं जो एक चीज़ करती हूँ ना, यूजुअली आई लाइक टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क ऑल्सो इनसाइड एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जब ब्रेड ने सोक कर लेना इसको सारे को, ये मैं सेपरेटली इसलिए डालती हूँ कि थोड़ी सी उसकी सॉफ्टनेस जो है वो। बिल्कुल, और वो उससे उसकी अब चाहें तो हर बंदे का अपना एक अंदाज होता है बनाने का। अगर आपको थोड़ी सी बेस जो है ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए तो जैसे कि जुगन आपी ने आपको ये बोला है कि आप उसके अंदर जो है ऊपर से शुगर को स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन हम तो ऑलरेडी एक सॉस। अच्छा, मैं सॉस बताते हुए आपको एक बात बता रही थी कि अगर उसी वक्त सॉस बनाते वक्त जो कैरेमल सॉस हम रेडी कर रहे हैं बटर के साथ और ब्राउन शुगर के साथ, उसी वक्त अगर आप उसके अंदर जो है क्रीम ऐड कर देंगे तो वो क्रीमी बेस्ड जो है वो आपकी वो बन जाएगी। थोड़ी सी सिर्फ मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ, मैं कोई इतनी ज़्यादा नहीं डाल रही इसके अंदर, जस्ट इनफ सो दैट इट्स अ लिटिल बिट क्रंची ऑन टॉप। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इतना कड़ा हो, क्योंकि अभी आपने उसमें कैरेमल सॉस का भी करना है जी। तो ये आपका हो गया ब्रेड एंड बटर पुडिंग जो मैं अब डाल रही हूँ अवन के अंदर। एग्जैक्टली। और यहाँ पे तो अगर आप देखें तो जो हमारा कीमा है ये मैरिनेट हो गया है। मैं इसको थोड़ी देर सिर्फ रखूँगी, लाइक 1 से 2 मिनट के करीब या 5 मिनट के लिए, कि ताकि थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो फ्लेवर आ जाए अच्छे तरीके से। और फिर लास्टली जो मैंने अपना बादाम और गिरी और छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चों वाला मटेरियल जो रखा हुआ है ग्राइंड करने के लिए, वो मैं इसके अंदर ग्राइंड करके डालूंगी और फिर हम इसको इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, सिंपल आपने इसको ऑयल में डाल देना है। यही ऑयल जो है ना जी, ऑयल में डालने के बाद आपने क्या करना है कि इसको थोड़ी देर के लिए, अब हाथ नहीं लगाना है इसके बाद कीमे को, वो प्रेशर के अंदर जो है बेसिकली आपका कीमा जो है वो रेडी होगा। ये आपने जो है छोटे छोटे से टिप्स हैं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कीमा जो है वो बड़ा स्मूथ। अच्छा, कीमे को आपने थोड़ा सा जैसे स्मूथ करते जाना है ताकि एक एक चीज़ इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए और कोई भी चीज़ का आपको ग्रेन जो है वो इसके अंदर नज़र नहीं आना चाहिए। और ग्रेन जब कोई इसके अंदर नज़र नहीं आएगा तो अच्छे तरीके से ये देखें इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, मिक्सिंग इसकी बहुत ज़रूरी है, आपने कीमे को स्मूथ करना है। अच्छा, जब स्मूथ होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है योगर्ट और ऐड कर रही हूँ और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए जुगन आप, हम इसको ऐसे करके स्मूथ करते जाएंगे, चम्मच की हेल्प से या हाथों की हेल्प से कर लें, बहुत अच्छी बात है, जैसे आपको कन्वीनियंट होता है। इस तरीके से इसको मिक्स करने के बाद सिंपल हम इसको ऑयल के अंदर डालेंगे अपना वो बैटर ऐड करने के बाद, और फिर हम इसको बिल्कुल दम की आंच पे छोड़ देंगे। ठीक है।
कुछ नहीं करना, कोई भुनाई नहीं करनी, कोई चीज़ नहीं करनी। जब दम की आंच पे खुद ही दही जो है और जो हमने इसमें पानी के साथ लिक्विड इसके अंदर ऐड किया, उसी दम के अंदर अंदर जो है ये कीमा बिल्कुल फाइनली जो है अच्छे तरीके से वो रेडी हो जाएगा। ऑसम। और बस हम पेस्ट का वेट कर रहे हैं कि वो ग्राइंड होके आ जाए, तो उसके बाद हम बिल्कुल। और उसके साथ आपको पता है कि ये लच्छा पराठा जो है हमने रेडी किया हुआ है, चकोर शेप के पराठे, सिंपल रेसिपी है। आटे के अंदर थोड़ा सा नमक है, थोड़ी सी शुगर इसलिए ऐड करते हैं कि जब आप पराठे को बनाते हैं तो कलर बहुत अच्छा सा उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से जो है एक ट्रिक्स हैं ये आपको, जब आप आटा गूंथते हैं। अच्छा, जब आपने होल व्हीट आटा लेना है और उसके साथ आप मैदा भी ले सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके आप जब पराठा बनाते हैं तो बहुत अच्छा सा जो है उसका फ्लेवर निकल कर आता है। सिंपल आपने पराठे बनाने हैं, बेलने हैं, घी लगाना है, उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई आटा ऐड करना है, तो बल उसी तरीके से बनेंगे। अच्छा, इस लच्छे पराठे की एक निशानी होती है कि वो ज़्यादा पतला नहीं होता, क्योंकि जितना आप उसको बेलेंगे उसके जो बल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो उसकी थिकनेस होती है वो थोड़ी सी, अब आप ये देखें कि थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली नॉर्मल। अच्छा, आपने पहले थोड़े से बनाए, मुझे इसके बारे में बताओगे या ये उसी तरह बनेंगे जिस तरह नॉर्मल? जी, ये बिल्कुल मैंने हाफ डन करके रखे, सिर्फ अपना, देखो ना, लोग जब डिनर्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, तो बड़ा मसला बनता है। सिर्फ अपना टाइम सेव करने के लिए कि जो टाइम मेरा जो है वो थोड़ा सेफ हो जाए। और ये देखिए जी, पेस्ट ये डाल दें, मजीद और पेस्ट, थोड़ी सी और पानी इसके अंदर आप ऐड करें और इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट में हमने करना है। इसको चंकी नहीं रखना, हमने बिल्कुल इसको फाइन पेस्ट में ग्राइंड करना है, कर देना है। अच्छा जुगना भी, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। प्लग में जरा इशू था, तो मैंने कहा कि बाहर जाके जो है वो बाहर वाले प्लग पे ग्राइंड कर दें। हाँ। आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि जैसे कि अब आगे खैर से रमज़ान आने वाले हैं, आपका दिल नहीं करता सहरी में उठने, उस तरह आपने अपने पराठे बनाने हैं सिंपल हाफ डन, बिल्कुल ऐसे कि आपने दोनों साइडों पे बिल्कुल 1-8 मिनट सिर्फ कुक करना है। हाँ कि हल्का सा जरा कच्चापन उसका दूर हो। फिर आपने जैसे ही राइट वे अपना तवे पे घी डालना है, अपने पराठे फ्राई करने। और लिटरली जुगन आप ही, आप आज ट्राई करेंगी जब ये कीमा और ये सब कुछ, तो आप खुद कहेंगी कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे अभी ताज़े पराठे बने। और आप इनको 2 to 3 वीक्स के लिए जो है वो फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। आप तो बात कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि रमज़ान वगैरह, मैं तो बात कर रही हूँ कि आगे मतलब डिनर होता है घर में, बिल्कुल कोई गेट टुगेदर होता है, अब आपने 70 चीज़ें तैयार करनी है, बिल्कुल, बंदा क्या करे? अच्छा, वो है ऑयल बहुत, कोई बात नहीं। तो उसके अंदर जो है आप अपने हिसाब से जो है वो बना कर रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर सुबह लंच का प्लान किया और आपने कोई देसी फूड रखा है जिसके साथ आप सोच रहे हैं कि आपको पराठे खाने हैं, तो आप उन पराठों के साथ जो है आप इन पराठों को रात को रेडी करके फ्रीज़र में रख दें। सिर्फ आपने इनको क्लिन फिल्म से रैप कर लेना है ताकि ऊपर वाली जो बेस है उसकी जो है वो ड्राई ना हो। सिंपल, बस इतनी सी छोटी सी एक चीज़ है, इसको आपने फॉलो करना है। और वो फॉलो करते हुए जो है आप ढेर सारे पराठे जितने मर्जी बना के, और फिर उसका क्या होगा कि आपके मेहमान जो है वो गरम गरम पराठे जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं राइट अवे, बस तवे पे विदिन नो टाइम, लाइक 1 या 1.5 मिनट के अंदर आपके पराठे बन के रेडी। बिल्कुल, ये सारी जो है आप देख लें कि इतनी टाइम टेकिंग जो है वो होगी। और उससे जो है आपके ताज़े ताज़े कितनी देर में तैयार हो जाता है? कीमा जो है तकरीबन इसको लगेगा हाफ एन आवर लगेगा इसको। देखिए ना, ये आप सारी चीज़ें मैरिनेट करके छोड़ दें। जी, सारी चीज़ें मैरिनेट करके छोड़ दें, बस घर आके आपने एक ये काम करना है। तो अभी जो लेडीज़ हमें फॉर एग्जांपल देख रही हैं ऑन एयर, या बंदे जो देख रहे हैं कि भाई आज हमने क्या बनाना है खाने में, तो ये बहुत बेहतरीन उन लोगों के लिए एक ऑप्शन बन जाता है कि आप ये भी कर सकते हैं। जुगन आप यकीन मानेंगे कि हैदराबादी कुजीन के अंदर जो है वो डिफरेंट स्टाइल के कीमों की रेंज है। आप इतने स्टाइल के कीमे बना सकते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। ये इसी से हम ऐड कर लेते हैं स्पून से। ये देखें, बिल्कुल, ये लाइए, निकाल ली। और ये अब हमने लास्ट एक ये मिक्स करना है और बस फिर इसको पकने के लिए जो है हमने छोड़ देना। ठीक है। और इसके अंदर जो ये बादाम और ये बेसिकली इसको क्या करेगा, इसको थोड़ा सा शाही फ्लेवर देगा। ये एक चीज़ इसके अंदर जो है एक ऐड हो जाएगी। बिल्कुल। सो बात ये है कि ऑब्वियसली आपने इसने इतनी मेवा जात और मज़े की चीज़ें डाली हैं, तो वेस्ट भी नहीं करना आपने। जी बिल्कुल। मेरी तुम्हें पता ना मसाइल है ये जिंदगी मसाइल है। आप बेशक इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लें। हाँ, और इसके अंदर क्योंकि पानी तो जितना होगा आपका, अच्छा ये कीमा जो है इतना खड़ा खड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा बैठा हुआ कीमा होगा। जैसे खड़े मसाले वाला कीमा होता है ना, वैसा नहीं होगा। ये थोड़ा सा जो है ना कीमे की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अब हम इसके अंदर डालेंगे। और बिल्कुल ऑयल का टेम्परेचर अगर हल्का हो गया है बिल्कुल, तो हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। और क्योंकि ऑफ ही रखा हुआ है ना उसको। और ये ठीक हो गया। हाँ जी। और बस अब हम इसको दम की आंच लगाएंगे और हम इस कीमे को ऑयल में पकने के लिए छोड़ते हैं। और ये अब
हल्की दम वाली आंच पे। ऊपर आपने थोड़ा सा कोई वेट रखना है इसके ऊपर, ताकि आपका कीमा जो है बिल्कुल हल्की आंच पे, दम की आंच बट पे हमारा पकना क्योंकि शुरू हो ये जाए। जो चूल्हा है, ये जो हमारा लिड है, ये वैसे ही हैवी है, बिल्कुल, हाँ तो जी, इसलिए कोई ज़रूरत इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे अभी क्योंकि उसका टेम्परेचर जरा हाई था, 2 लम्हे हमने उसको छोड़ा। अब Exactly. उसका ऊपर हम हल्की सी जो है वो चूल्हा उसका जला देंगे जी। लिटिल बिट, बिल्कुल ब्राई नाम। हाँ जी, Right? और इसके बाद जो है हमारा जो पुडिंग है वो भी रेडी हो ये जाएगी। देखिए meanwhile। व्यूअर्स, अब ये ब्रेड एंड बटर पुडिंग भी अंदर कुक हो रही है, हम उसको भी कुक होने के लिए डाल चुके हैं। कीमा वहाँ पे कुक हो रहा है, जब तक वो रेडी होगा गरम गरम ब्रेड एंड बटर पुडिंग तैयार हो जाएगी। बीच में जो है कैरमल सॉस तैयार करना है, दैट्स इट, देयर यू गो। 3 चीज़ें एक ही टाइम पे तैयार हो सकती हैं अगर करना चाहें तो। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जॉन एलिया साहब को, क्योंकि हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो उनके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एंड जैसे कि आपने देखा, हम जॉन एलिया साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हमें ज्वाइन किया एक बेहतरीन राइटर, पोइट एंड क्रिटिक ने। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उर्दू लिटरेचर के एट गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें डॉक्टर साहब के क्रेडिट को जाती हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली क्योंकि हम जॉन एलिया साहब की बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन हमने ये वाला किया। प्रोफेसर डॉक्टर औरंगज़ेब नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बहुत ठीक। तो डॉक्टर साहब, आज अगर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें तो आई थिंक यहीं से होता है कि आज एलिया साहब की डेथ एनिवर्सरी है, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया जुगन, आपने जॉन साहब को उनकी बरसी पे आज याद किया, तो मैं अपनी एक याद उन्हीं के हवाले से और उनकी शख्सियत के हवाले से ये भी शेयर कर दूं कि मेरी उनसे पहली मुलाकात यहीं पे पीटीवी के इसी स्टूडियो में यानी कि हुई आपकी थी। उनसे मुलाकातें रही जी हैं? मेरी ये एक मुलाकात रही, वही शायद पहली और आखिरी मुलाकात थी। यहीं पीटीवी पे एक अदबी प्रोग्राम आता था, अदबी मंजर के नाम से। जी जी जी। तो वो कराची से तशरीफ़ लाए थे, उसमें बतौर मेहमान के तौर पे, और मैंने उसी प्रोग्राम में, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। तो वो जॉन साहब का एक ख़ास स्टाइल था उनकी शख्सियत का, कि वो बहुत बेतकल्लुफ़ी से अपने मिलने वालों को, जानने वालों को मिला करते थे। तो मैं यहीं, वो बैठे थे और मैंने सलाम किया, तो उन्होंने, उस वक्त वो शोहरत की बुलंदियों पर थे और मैं एक आम सा तालिब इल्म था, लेकिन उन्होंने बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से मुझे अपने करीब किया और गले लगाया। माशाअल्लाह। तो जॉन साहब, बड़े लोगों की यही तो जी बातें जी, बड़े होती हैं सर। बहुत बड़े ईगो प्रॉब्लम और अना के और आकड़ तो उनमें होती हैं जिनको अपने ऊपर कोई डाउट होता है। जो पीछे, जो वैसे ही रजा, वो तो कहते हैं पीछे से रजा हुआ होता है, उसको ये मसाइल नहीं होते। उनकी तो खैर पूरी ज़िंदगी ही इसी तरह से है ना। उनका तो आप ज़ाहिरी उलिया देख लें, वो इतने मशहूर शायर, इतने बड़े शायर, और जितने बड़े शायर थे उतने बड़े इंसान भी थे। बिल्कुल। और जॉन साहब को का हम ये कह सकते हैं कि वो पूरे शायर थे। उनका उठना बैठना, उनके नशिस्त व बर्खास्त, उनकी शायरी, वो मुकम्मल तौर पे शायरी उनके लिए कोई जुज़ वक्ती ज़रूरत नहीं थी, या जुज़ वक्ती मशगला नहीं था, या किसी मजबूरी के तहत उन्होंने शायरी नहीं शुरू की थी। शायरी उनके अंदर की आवाज़ थी, उनके अंदर से फूट रही थी। उन्होंने अपने पैशन को अपना जी एक तरह से प्रोफेशन बिल्कुल बनाया। ऐसे। लेकिन एलिया साहब की अगर हम शायरी की बात करें, इट्स वेरी डिफरेंट। तो अगर आप बीइंग अ राइटर योरसेल्फ पिन पॉइंट कर सके कि क्या खसूसियात थी, क्योंकि मैं पढ़ूं तो मेरे लिए उसका मीनिंग, कोई स्टूडेंट पढ़े उसके लिए अलहदा मतलब, और अगर कोई बुज़ुर्ग पढ़े तो उनके लिए डिफरेंट मीनिंग उसी एक शेर का। ये किसी बड़े शायर का कमाल होता है कि वो अपने कलाम के अंदर एक से ज़ायद मानी रख देता है, कि आप जिस तनाजुर में उसको पढ़ते हैं उसके नए मानी उस शेर के अंदर से बरामद हो रहे होते हैं। और जॉन साहब की जो इनफरादियत थी, या जो चीज़ उन्हें दूसरे अपने हम असर शोरा से मुख्तलिफ़ करती है, वो उनके मौज़ूआत हैं, उनके मौज़ूआत का तनव्वु है, और सबसे बढ़कर ये कि उनका चौंका देने वाला लहजा है।
वो बड़ी बड़ी बातों को, बड़ी बड़ी समाजी और बड़ी बड़ी फ़लसफ़ियाना बातों को बड़ी आसानी से बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में और बहुत सादा ज़बान में ऐसे जिसे हम बयान कहते हैं, कर बड़े देते हैं कि वो casually कह देते जी थे। कैजुअली कह देते हैं कि एक ही शख्स था जहान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, या दास्तां ख़त्म होने वाली है तो मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो ये बड़ी बड़ी बातें थी जो बहुत आसान लफ्ज़ों में और बहुत आसान ज़बान में वो यूँ आसानी से कह दिया करते थे। और जो इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखें कि नौजवान नस्ल में आप कितने पॉपुलर हैं आज भी। हाँ, ये भी जॉन कितनी साहब interesting का बात जी है। बिल्कुल, ये जॉन साहब का एक बड़ा कमाल है। और सिर्फ नौजवानों में नहीं और आवाम में नहीं, ख़वास में भी उसी तरह। जो उर्दू अदब के संजीदा क़ारीन हैं या संजीदा क्रिटिक्स हैं, उनके अंदर भी जॉन साहब उसी तरह से मकबूल हैं और नौजवानों के अंदर भी उसी तरह से मकबूल हैं। और जितना असर नौजवान नस्ल पे, शायरों की नौजवान नस्ल पे जॉन साहब का है, इतना शायद ही किसी दूसरे शायर का पड़ा हो। दूसरे शायर बड़े शायरों से असरात लेते हैं। इकबाल का असर है बहुत सारे शायरों पर, मीर का असर है, गालिब का असर है, फैज़ साहब का असर है, लेकिन एक पूरी नस्ल को मुतासर करना, और वो भी मुतासर भी इस सतह पे करना कि पूरी एक नस्ल उनके रंग को अपना ले और उसी अंदाज़ में शायरी करना शुरू कर दे। और यहाँ तक कि बाज़ हमारे शायरों ने तो, नौजवान शायरों ने तो हुलिया तक जो है वो जॉन साहब का ही अपनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतना बड़ा असर है। और जॉन कभी साहब कभी तो का। एक्चुअली लगता है कि शायद एलिया साहब को ही आप देख रहे हैं और कहते हैं नहीं नहीं, ये तो किसी ने अभी रूप धारा हाँ हुआ है। जी। तो सर 8 साल की उम्र पे अपना पहला शेर रखना, 8 साल की उम्र, मेरा बेटा हसन 8 साल का है, इतनी डीप सोच पॉसिबल कैसे है? कुछ उनकी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालें। जॉन साहब 1931 में अमरोहा में पैदा हुए थे और सादात फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, और ये एक बहुत इल्मी और अदबी घराना था। इनके भाई रईस अमरोही बहुत बड़ा नाम है शायरी का, सैयद मोहम्मद तकी इनके दूसरे भाई, इनके इर्द गिर्द इनके ख़ानदान के दूसरे लोग इल्म अदब से वाबस्ता थे। और अमरोहा के अंदर वैसे भी एक इल्मी और अदबी माहौल था जहाँ पे जॉन साहब ने आँख खोली, तो इस वजह से वो एक पूरे एक फ़ज़ा थी उनके इर्द गिर्द इल्म अदब की, और उसका असर उन पे था। और वैसे भी जॉन साहब तो पैदाइशी शायर थे, शायरी तो उनके अंदर से आ रही थी, तो वो छोटी उम्र में ही वो शायरी की तरफ लेकिन उनकी राग़िब हो गए फैमिली थे। बैकग्राउंड और फिर उनकी लाइफ की स्टोरी अगर आप हमारे साथ सर शेयर करें। हाँ, जॉन साहब वैसे ये बड़ी कुछ तल्ख़ हकीकतें हैं। जॉन साहब की ज़िंदगी में कुछ बड़े हादसात हुए जिन्होंने उनकी ज़िंदगी पे बहुत असर डाला। लेकिन सर फिर सेंसिटिविटी भी तो वहीं से आई ना। हाँ जी, सेंसिटिव देखिए, बिल्कुल। हाँ। हमारी ज़िंदगी में भी जब तक हमने टफ टाइम्स नहीं देखे, तो डॉक्टर साहब हमारे अंदर भी एक सेंसिटिविटी नहीं आई। हमारे अंदर आजिज़ी भी बड़ी कम, इंसान में कुछ लोगों में आजिज़ी इसलिए भी कम होती है क्योंकि वो टफ टाइम से नहीं गुजरे होते। ये टफ टाइम्स ही तो होते हैं जो हमें, वो जो कहते हैं ना, तराश के एक खूबसूरत सा कोई एक चीज़ बनाते हैं। हाँ, वो जो उनका शेरी एहसास है, उनकी शायरी में जो तन्हाई का एहसास है या किसी हद तक मायूसी और बगावत और इन्हिराफ है, वो उन्हीं वाक़यात की वजह से हुआ। मतलब अवाइल उम्री में ही उनको एक इश्क का तजर्बा हुआ और वो नाकामी से दो चार हुआ। फिर वो अभी नौजवान ही थे कि मुल्क तकसीम हो गया। ये एक बड़ा वाक़या था उनकी ज़िंदगी में, और उनके ख़ानदान के बेशतर लोग जो है उनसे पहले हिजरत करके कराची आ गए थे। तो उसके बाद जॉन साहब ने जब हिजरत की, तो ये वो हिजरत का दुख या हिजरत का तजर्बा जो था वो सारी उम्र उनके साथ साथ जो है वो चलता रहा। फिर जहाँ आए तो वो मुआशी तंगदस्ती का शिकार रहे, शुरू में माली मुश्किलात उनको बहुत ज़्यादा दरपेश रहीं। इसी दौरान जो है वो टीबी के मर्ज़ का भी वो शिकार हुए। ये भी एक उनकी ज़िंदगी का तल्ख़ तजर्बा था। और उसके बाद उन्होंने जहाँ मोहब्बत की शादी की, एक मारूफ़ हमारी शायरा और अफ़साना निगार है, ख़ुद वो बहुत बड़ा नाम है, ज़ाहिदा हिना साहिबा, तो उनके साथ वो ये तजर्बा भी उनका कामयाब नहीं हो सका। तो ये कुछ ऐसे वाक़यात थे। बच्चे हैं उनके, तीन बच्चे हैं। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। और वो शायरी की तरफ उनका रुझान नहीं, मेरे ख्याल है वो शायरी की तरफ नहीं। अच्छा, ठीक है। बट अब उनके बारे में उस तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन हाँ, नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके ठीक है। तो सर, क्या आपको लगता है कि उनके एक्सपीरियंसेस ने उनको एक बेहतर शायर बनाया, या वो थे ही अच्छे शायर और टफ टाइम से गुजरे? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी जी, ये दोनों चीज़ें देखिए असरअंदाज होती हैं।
एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि उनके घर का माहौल इल्मी और अदबी था, वो उससे वाबस्ता थे शायरी की तरफ, उनका तभी रुझान भी था शायरी की तरफ। फिर उनकी ज़िंदगी में जो इतने तल्ख़ तजर्बात हुए, तो इन तजर्बात ने उनको, उनका दुनिया को और ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया बदल दिया था। और उनकी शायरी के अंदर जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो ज़ाहिर है इन सारे अवामिल की वजह से उनके यहाँ आती रही है। सर ये बताइए कि यानी, गुमान, लेकिन, गोया, रमूज़ जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किस किस्म की सोच को एक्सप्रेस करता है, जो उनकी शायरी में बहुत पाए जाते हैं ये वर्ड्स? इनफरादियत को। जॉन साहब बुनियादी तौर पे इनफरादियत पसंद थे और किसी हद तक बागी भी थे और इन्हिराफ करने वाले भी थे। तो सिर्फ उनकी किताबों के नाम नहीं, किताब वैसे उनकी ज़िंदगी में एक ही शाया हुई थी, शाहिद के नाम से, और बाद की किताबें जो हैं उनकी, उनके नाम भी मुनफरिद हैं। अच्छा सर, वो क्यों, ये क्यों ऐसे हुआ? खुद जॉन साहब का नाम आप देख लें, जॉन एलिया, शायद ही किसी दूसरे का नाम हो। तो एक बगावत उनके मिजाज के अंदर थी और इन्हिराफ पसंद थी। उनकी शायरी के अंदर भी इन्हिराफ है। वो गज़ल, उर्दू गज़ल की रिवायत से पूरी तरह से मुनक़ता नहीं हुए, लेकिन उसके अंदर रहते हुए उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता इख्तियार किया। और दूसरा, उनकी जो ज़ाहिरी वज़ाक़ता थी वो भी मुनफरिद थी, और वो भी एक तरह से बगावत थी। उसको मुनफरिद मतलब हम कह देते हैं, लेकिन एक तरह से बगावत थी। मतलब ये नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं करते थे कि वो सूट पहने, ना ऐसा नहीं है, या मतलब उनकी लुक हमेशा से ना एक, जिसको हम जर्नलिस्टिक लुक कहते हैं जी, ऐसी और उन्हीं को देख के फिर बड़े लोग इंस्पायर भी है। कुर्ते और वो थोड़े से बाल ना बने हुए, और वो जो एक लुक है, वो अब हर जर्नलिस्ट ने उसके बाद एक अरसे तक कॉपी करने की कोशिश की। ये अब दूसरों ने तो उसको कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन जॉन साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये उनके बागियाना मिजाज की वजह से थी। इसी तरह के एक शायर हमारे यहाँ पहले भी गुजरे, मीरा जी, उनका भी हुलिया इस तरह से था। तो ये असल में मुआशरे की रस्मियात के ख़िलाफ़, समाजी ख़ास अक़दार के ख़िलाफ़, तो उसके ख़िलाफ़ जो है एक तरह की बगावत। गालिब की एक लुक, और फिर जॉन एलिया की, मतलब लुक्स की अगर बात करें, हाँ जी, तो गालिब की एक प्रॉपर, मिर्ज़ा गालिब की एक लुक होती थी। वो तैयार होके बैठते थे, ऐसे लगता था जैसे किसी नवाब के पास आप बैठे, वही वाली एक चीज़। और यहाँ पे जॉन एलिया साहब लगता था कि जैसे कोई, हाँ बिल्कुल, जैसे बंदा पास से गुजरा, फुटपाथ पे कोई बंदा पास बिल्कुल सादा मिजाज, सादगी। और वो, अब ये देखें ना, मतलब वो मरूब होने वाले नहीं थे किसी जगह से। मतलब उनका अपने अंदर खुद एतमादी उनकी इतनी ज़्यादा थी कि वो इन चीज़ों से मरूब होने वाले नहीं थे कि मैं किसी मुशायरे में जा रहा हूँ, किसी टीवी चैनल के मुशायरे में जा रहा हूँ, किसी बड़ी महफिल में जा रहा हूँ, या मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, तो लोग क्या कहेंगे कि इसने किस तरह का लिबास है, किस तरह की शेव बढ़ाई हुई है या बाल बढ़ाए हुए हैं। तो वो इस चीज़ का जिसको हम कहते हैं, जस्ट डिडंट केयर। हाँ। उनका एटीट्यूड था कि भाई, आई थिंक ये वो वाली भी बात होती है ना कि मैं जो कह रहा हूँ वो सुनना है ना, वो सुनना, मुझे देखना तो नहीं। यहाँ पर उनकी असल ताकत तो उनकी शायरी थी, और इसका वो नहीं। तो अच्छा, एक किताब क्यों सिर्फ शाया हुई, मुझे ये समझ नहीं आती बात। क्योंकि देखिए, नॉर्मली जब एक राइटर, मतलब एक पोइट होता है, तो उनकी ज़िंदगी में ही चीज़ें शाया होती हैं, और फिर एंड में जाके अल्लाह, मतलब लाइक जब अल्लाह ताला ने का बुलावा आ गया, तो जब बंदा दुनिया से रुखसत, तो जो कोई बचा कुचा चीज़ होती है वो निकल आती है। इधर तो कुछ उल्टा ही हुआ। ये भी मतलब एक अजीब वाक़या है हमारी अदबी तारीख़ का, कि जॉन साहब की जब पहली किताब शाया हुई, तो एक ही किताब उनकी ज़िंदगी में शाया हुई, और वो भी तकरीबन 60 साल की उम्र में जी। इससे पहले ये नहीं कि जॉन साहब मशहूर नहीं थे या शायरी नहीं कर रहे थे, बहुत शायरी कर रहे थे, और मुशायरों में बहुत ज़्यादा शरीक हो रहे थे, मुशायरों में जाते थे, पढ़ते थे, लेकिन किताब उन्होंने शाया क्यों नहीं कराई, इसका कोई हम नहीं कह सकते कुछ ऐसा। ये अच्छा, शायरी में उनकी अक्सर तन्हाई और दुख की बात होती है। ये तो समझ आती है कि तन्हाई और दुख, जैसे कि उनकी शादी नहीं वर्कआउट की, लेकिन क्या अदरवाइज़ भी बहुत लोनली थे आप, बहुत अकेले थे? लगता है उनकी शायरी से, क्योंकि मैं तो मतलब उनसे कोई मेरा करीबी ताल्लुक़ या वो तो नहीं रहा, मतलब बहुत सीनियर हमसे एक ही मुलाकात हो सकी, लेकिन जो उनके करीबी दोस्तों ने लिखा है उनके बारे में, उनका कहना यह है कि वो समाजी ज़िंदगी में इस तरह से तन्हाई पसंद नहीं थे। वो महफिल पसंद करने वाले लोग थे, दोस्तों के साथ मिल बैठने वाले, हंसी मजाक करने वाले बंदे थे, लेकिन उनकी शायरी के अंदर एक ख़ास पैथास है, एक तन्हाई है, एक उदासी की एक मुस्तकिल कैफियत उनकी शायरी में साथ साथ चलती है। ये शायद उनके अंदर का दुख था,
वो जो फील कर रहे थे, जो महसूस कर रहे थे अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द, अपने समाज में, अपने मुआशरे में, उसको शायद वो उस दुख को अपने ज़ात के ऊपर झील रहे थे, अपने अंदर झील रहे थे। एलिया साहब ने बहुत कुछ कहा, लिखा। आपका उसमें से अगर कोई फेवरेट चीज़ है तो वो क्या है, आपकी पर्सनल फेवरेट? वो उनका लहजा है और उनका, जैसे पहले भी मैंने बात की कि बड़े बड़े समाजी और फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत को और बड़े बड़े वाक़यात को और बड़े बड़े दुखों को वो यूँ बहुत आसानी से, उसे हम कहते हैं सहल मुमतनअ की एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं उनकी शायरी के अंदर, कि जहाँ आप बहुत आसान लफ्ज़ों में किसी कोई बड़ी बात बहुत आसान लफ्ज़ों में बयान कर दें। तो ये जॉन साहब का बड़ा कमाल था और बड़ा चौंका देने वाला उनका एक लहजा होता था। जो उनके आम मौज़ूआत थे, रिवायती मौज़ूआत थे, मसलन इश्क के मौज़ूआत, रूमान के मौज़ूआत, हुस्न व इश्क के जो मामलात थे, वो भी बड़ी आसानी से बहस करते थे। मोहब्बत में तो नाकाम रहे, लेकिन इश्क की बड़ी बात की। हाँ, ये बड़ी मजे की बात का है। एक ख़ास फ़लसफ़ा है उनके अंदर, मतलब उनके उन्होंने पास है। उनके जहाँ पे पोइट्री में दुख भी नजर आता है, मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी पॉजिटिविटी भी आपको नजर आती है, होप भी मिलती ये है। जॉन साहब का कमाल है। ये आमतौर पे जॉन साहब पे ये इल्ज़ाम आ जाता है कि उनकी शायरी के अंदर शायद जो बहुत नेगेटिव शायरी है और कनूतियत है, सारी कनूतियत नहीं है। उसी कनूतियत के अंदर वो उम्मीद की शमा भी रोशन करते बिल्कुल, हैं और उम्मीद का एक दिया भी जलाते हैं और उम्मीद की तरफ भी बढ़ते हैं और कायल भी करते क्या हैं। उनके इस बागी नेचर की वजह से उनके लिए मसाइल पैदा हुए माशरती तौर पे? एक तो होता ना कि मतलब लोगों को तंग किया जाता है, जहाँ पे तारीफ़ होती है वहाँ पे धुतकारा भी जाता है। पॉपुलैरिटी के साथ एक ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब, कि इंसान जितना पॉपुलर होता है, अगर 100 बंदा तारीफ़ करने वाला है तो 20 फिर भी बदतारीफ़ी करता है। तो आप तो थे भी कंट्रोवर्शियल थोड़े से, तो इसके बारे नहीं, में उनकी बगावत असल में उस तरह की सियासी बगावत नहीं थी, जैसे हम कहें कि अगर इमोशनल बगावत हाँ, थी। इमोशनल बगावत थी, रिवायात से बगावत थी, समाज से बगावत थी, समाजी अकदार तो से लोग बगावत थी। आपको पता है ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, वो नहीं अवाम कि- ऑफेंड हो जाती है। मैं गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, मैं अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ। क्या अवाम उनसे ऑफेंड भी होती थी? क्योंकि देखे वो उनकी सोच एक तो बड़ी मॉडर्न भी थी। उनकी मतलब फ्यूचर वो जो कहते हैं ना, रॉन्ग टाइम पे कोई इंसान पैदा हो जाए, कि वो अपने वक्त के हिसाब से तो उनकी बहुत एडवांस सोच थी। तो जब इतनी एडवांस सोच की बात करते हैं तो इर्द गिर्द वाले कुछ नाराज भी हो जाते हैं। अब मुमकिन है उनको अपने शेरी हलकों में इस चीज़ का सामना करना पड़ा होगा और सही। करना पड़ा है। बहुत सारे लोग उनसे नाला थे, बहुत सारे लोग उनसे खफा थे, उनकी शोहरत और उनकी मकबूलियत भी और लोगों को आज भी चुभी। ये एक इतराज़ उनकी, कुछ लोग उनकी शायरी पे ये इतराज़ करते हैं कि वो सिर्फ हुस्न व इश्क के शायर हैं, बल्कि जहाँ तक भी कहा जाता है कि पीछे आने वाली जो नस्ल है जो उनके रंग को अपनाए हुए है, जो उनके रास्ते पे चली हुई, ये असल में अभी कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जॉन साहब की वजह से ही उस जो हमारी शायरी का, उर्दू गज़ल का जो क्लासिकी रंग था उसको छोड़ के ये इस रास्ते पे आई है, तो ये जॉन साहब की वजह से आई है। एंड में जॉन एलिया साहब के बारे में हमारी गुफ्तगू को क्लोज कैसे करेंगे आप सर? जॉन पैगाम एलिया देंगे? साहब बहुत खूबसूरत शायर, हमारी शेरी रिवायत का एक बड़ा नाम, जिन्होंने हमारी उर्दू गज़ल को बहुत बार बार किया और उनके यहाँ सिर्फ़ कनूतियत नहीं, उम्मीद और रजायत भी है। तो हमें हमारे नई नस्ल को, हमारे अदब पढ़ने वालों को उनकी शायरी की तरफ ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए और उसको डेप्थ में, गहराई में ज़रूर पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। प्रोफेसर डॉक्टर औरंगज़ेब नियाज़ी साहब ने हमें आज ज्वाइन किया। हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट जो है वो जॉन एलिया साहब को पेश करने की कोशिश की। हमें एहसास हुआ कि इतने सालों से आपकी डेथ एनिवर्सरी पे हम बात ज़रूर करते हैं, थोड़ा सा बात करके कुछ तस्वीरें दिखा दी, लेकिन उनके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। बड़े लोग फिर ऐसे ही याद रहते हैं हम सबको, अपने काम के थ्रू तो ऑब्वियसली आज भी आप ज़िंदा हैं, लेकिन उनके बारे में जानना, उनकी लाइफ के बारे में जानना, एक थोड़ा सा विजुअल लेना एक अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे हम अपने सेगमेंट को कंक्लूड करेंगे एक और प्यारा सा पैकेज दिखाते हुए ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं।
व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। चेहरे पे इसलिए इतनी बड़ी मुस्कुराहट है जबकि अभी हमने ब्रेक से पहले जॉन एलिया साहब को ट्रिब्यूट पेश किया, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे बड़ा एक सॉम्बर मूड था। लेकिन इस वक्त 3 हमारे साथ ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं। अगर मैं कहूँ कि 2 किंग्स एंड अ क्वीन तो ये बात गलत नहीं होगी सर व्यूअर्स, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त वो लोग हैं जिन्होंने एज एंटरप्रेन्योर्स अपनी एक जगह बनाई और एक बहुत बड़ी मोटिवेशन बने अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी, और फिर सिर्फ मोटिवेशन नहीं बने, फिर और लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। अगर हर पाकिस्तानी इस मोटिवेशन और इस लेवल पे अपना फोकस कर दे तो मुझे एक बात पता है व्यूअर्स, क्या हमारे मुल्क में कोई भी बंदा भूखा सोएगा? क्या कोई ऐसा बंदा होगा जिसके सर पे छत नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ऐसी मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ की कहानियों को सुन के हिम्मत करें और आगे बढ़ें। ये तीनों लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में एब्सोल्युटली फिनोमिनल लोग हैं, खुद भी कामयाब हैं और अपने साथ साथ लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, जॉब्स प्रोवाइड करें और फिर उनको भी एंटरप्रेन्योर्स बना के दुनिया में आगे भेज रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है व्यूअर्स? तो आज अपने मुल्क के असल स्टार्स, असल हीरोज से मिलते हैं। आइए, सईद अहमद ताज साहब, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज फिर हमारे प्रोग्राम पे आए हैं। हाल ही में शो पे आए तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर आपने ज़रूर आना है और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करनी है। होते तो बहुत बिजी हैं लेकिन हमारे लिए वक्त निकाला। सईद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑफ गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके साथ साथ एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन। देन वी हैव विद अस प्यारी सी अनीला सलीम साहिबा। इनके इतने मासूम से प्यारे चेहरे पे मत जाएं, बड़ी कामयाब बिजनेस वुमन है। वो होता है ना मासूम सी प्यारे से चेहरे, जैसे तीनों हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं उनकी बहुत प्यारी और इनोसेंट चेहरे हैं, लेकिन बब्बर शेर है अपनी अपनी कैपेसिटी में। सो अनीला सलीम साहिबा भी एक बहुत कामयाब बिजनेस वुमन है और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन अजहर इकबाल साहब, इन्होंने तो खैर अच्छी खासी जॉब छोड़ के मतलब सेट थे, पता नहीं इनको क्या सूझी, ये हम इनसे जानेंगे। ही इज़ ऑल्सो अ ट्रू इंस्पिरेशन, क्योंकि सीईओ हैं एक प्राइवेट कंपनी के, 20 साल से ज़्यादा इनका आईटी का एक्सपीरियंस है, आईटी सेक्टर में। आईटी एंटरप्रेन्योर हैं, खुद भी किया, लोगों को भी जॉब्स प्रोवाइड की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, ये आपको स्टार्स क्यों कहा, आपको हीरोज़ क्यों कहा? सईद साहब, आपसे भी जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो मैंने आपको क्या कहा था, हम मॉर्निंग शोज़ करते हैं, शोज़ पे अपने एक्टर्स, अपने मॉडल्स, अपने एंकर्स, इन लोगों को बुलाते हैं, सिंगर्स को बुलाते हैं, मतलब स्पोर्ट्स के स्टार्स को बुलाते हैं। नो डाउट वो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए, जो हमारे लोग हैं उनके लिए क्या आसानी पैदा कर रहे हैं? देखिए, मुस्कुराहटें लाना, पॉजिटिविटी लाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब सर पे छत नहीं होती ना, खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो उस वक्त मुंह पे कितनी भी अच्छी बात हो रही है, मुस्कुराहट नहीं आती क्योंकि पेट में मड़ोड़ पड़ रही होती है। तो सईद साहब, आपकी स्टोरी क्या है? जी, मैं जब पढ़ लिख के वापस आया, अमेरिका से वापस आया, तो मेरे पास बड़े अच्छे ऑप्शंस थे। आई डिड अ जॉब विद वर्ल्ड बैंक के साथ, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें एज ए कंसल्टेंट मैंने जॉब शुरू की। तो उस वक्त सेल फोन तो नहीं होते थे, तो मैं घर पे बैठा हुआ तो मेरे बॉस का फ़ोन आया, तो आई वाज टॉकिंग टू हिम कि ओके सर, आई विल बी डन, इट विल बी डन, इट इज़ ओके, इस तरह में बात कर रहा था। तो मेरी मदर सुन रही थी, तो जैसे ही मैंने फ़ोन बंद किया तो मुझे उन्होंने बड़ा देख के ना ऐसे, तो कहती है वे तेनों इन्ना पढ़ाया लिखाया तो फिर तू सर ही लगा है। तो हमारी एक वो थी उनके ज़हन में था कि बड़ी एक वैलिड बात है भैया। देखे, मतलब एक हम बच्चों को पढ़ा लिखा के इतनी उनके ऊपर एफर्ट करके, मतलब अगर जॉब सेक्टर में ही जाना है, देखिए नौकरी बुरी चीज़ नहीं है व्यूअर्स, नौकरियों से जो आपको एक्सपीरियंस आता है वो अपनी बिजनेस रन करने से नहीं आता, एक हम्बलनेस आ जाती है। फिर सर क्या हुआ? फिर दिन अम्मी की वो बात लड़ गई आपको? बस लड़ गई, मैंने वो प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया और आई रिज़ाइंड एंड केम होम। अब क्योंकि बिज़नेस फैमिली थी तो मैंने देखना शुरू किया कि व्हाट शुड आई डू। एक तो मेरे साथ ये ऑप्शन था कि वालिद साहब के साथ मिल जाऊँ, तो फिर भी तो आप जॉब ही कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये नहीं है, मुझे आई शुड डू माई सेल्फ, कुछ करना चाहिए। तो मैंने पिछली दफ़ा भी आपको एक बात बताई थी कि ऑब्जर्वेशन, बिज़नेस अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो जो फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ द ऑब्जर्वेशन।
आप ऑब्ज़र्व करें कि किस चीज़ की मार्केट में ज़रूरत है। देखिए, आप मार्केट जाते हैं, आप कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, एक अच्छे बैग की ज़रूरत है, एक मल्टीपर्पज़ बैग की ज़रूरत है। आप मार्केट में जाते हैं, आपको कहीं नहीं मिलता। इट इज़ नॉट ओनली योर्स नीड, ये सिर्फ आपकी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे और लोग भी हैं जिनकी ये ज़रूरत है। सो मेक इट एंड गिव इट टू द मार्केट। फिर आपने क्या शुरू किया? दिस मैंने ये किया, मैंने देखा, मैं अब एक वो शू लेदर की एक इंडस्ट्री थी, उसमें एक तो दोस्त मेरे जानने वाले थे, तो ही सेड मी, बल्कि सर्विस इंडस्ट्रीज़ में मेरा एक क्लास फेलो था, वो जॉब कर रहा था, तो ही सेड कि एक बड़ा टाइनी सा पार्ट है जो जिसे हम शू आइलेट कहते हैं, जो शूज़ में जहाँ पे आप लेसिस डालते हैं उसके गिर्द एक रिंग लगा होता है, छोटा सा जो रिंग होता है, लोहे का रिंग निकल जाए तो जूता ही बर्बाद हो जाता वो कहने लगा जी ये रिंग जो है ना, ये पाकिस्तान में नहीं बनता है। यस, एट दैट टाइम। तो बीइंग एन इंजीनियर आई ट्राई टू डिज़ाइन दैट मशीन एंड आई डिड। अच्छा, देन फॉर द बेटर टेक्नोलॉजी कुछ थोड़े से पैसे बने मेरे उससे, उस मशीन से। आई वेंट टू कोरिया एंड मैंने वहाँ से फिर कुछ मशीनें लेके आया। अच्छा, फिर उनको मॉडिफाई किया, जो कोरिया से लेके आया था वो 200 पीस बना रही थी, जो मैंने खुद फिर डिज़ाइन की मॉडिफाई करके मैं 500 पीसेस पे आ गया पर मिनट। वाओ। देन वो फिर मैंने आई टुक स्टार्ट फ्रॉम देयर। और वो जो टाइम था उस मशीन को रन करने का, स्पेशली जब कोरिया से लेके आया, तो क्योंकि मेरे पास कोई मेरे अपने अलावा उस मशीन का कोई टेक्निकल बंदा नहीं था। और उसके साथ साथ व्यूअर्स, जब इंसान अपना कोई काम शुरू करता है तो आपके पास इतना को खुला पैसा तो किसी के पास नहीं होता। और आप जॉब आप मतलब जॉब कर रहे थे, और इतना तो मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आपकी जिस किस्म की पर्सनैलिटी है, अब्बा से जाके अगर पैसे लेके ही करना था तो फ़ायदा क्या। तो आपने फिर अपने अब्बा ने ट्राई की सपोर्ट करने की, तो मैंने उनसे सिर्फ इतनी सपोर्ट ली थी कि मुझे जी वो जो आपका गोडाउन है उसमें 2 कमरे दे दे। तो मैं वहाँ पे जाके तो वो मशीनें लगा ली। और ऐसा होता था कि मैं बाज़ का मिडनाइट आई माई सेल्फ भी वर्किंग ऑन द मशीन, रात के 12 बजे खुद 12 बजे तक मैं बैठा रहता था और उस पर करता रहता। हत्ता कि उसकी छोटी छोटी पिन्नें होती थी जो बनवानी पड़ती थी या टूट जाती थी, तो मुझे याद है कि वो पिन्नें बनवाने के चक्कर में जो मेरा नज़दीक तरीन एक खरादिया था, उसका जो छोटा था ना, वो मेरा यार बन गया हुआ था। मैं इतना फ्रीक्वेंटली इसके पास जाता। लेकिन सर देखिए ना, यही तो चीज़ें होती हैं। तो वो मेहनत की, अल्लाह ने हाथ पकड़ा, अल्लाह ने फजल किया। देन आई बिकेम द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ दैट प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद बटन्स थे, उसमें मेटल हार्डवेयर जितना भी था उसमें मैं आया। एक स्टेज पे आके मैंने सोचा कि दिस इज़ अ स्मॉल बिजनेस, ये छोटा है, ये मुझे छोटा लग रहा कि अब इसमें से मुझे कहाँ वो जॉब कुछ और नहीं सर मिल रहा। कहाँ जॉब और सर और कहाँ कहीं अब पे मैं ये सोच रहा हूँ तो यार छोटा हो गया ये यार। छोटा हो गया बिजनेस। क्या बात है। वो फिर मेरे जो उस वक्त मेरे पास जो मैनेजर था या सुपरवाइजर था एट दैट टाइम, आई मेड अ शेयर विद देम, आई शेयर दैट बिजनेस विद देम। मैं कहा तुमने सारा इसको कंट्रोल करना है, द ओनली थिंग आई विल डू इज़ द सेलिंग एंड परचेज। वो मेरे कॉन्टैक्ट्स बने हुए थे, वो फ़ोन पे सारी सेलिंग और वो हो जाती थी, तो मैंने वो सारे का सारा उसको दिया। ही स्टार्टेड टू हैंडल दैट। और आप अगली चीज़ पे और मैं वीक में एक दफ़ा उसके पास जाता था, जाके तो हम वो सारा अगला प्लान डिस्कस करते थे, उसको मैं ऑर्डर्स वगैरह का सारा बताता था। एंड आई स्टार्टेड एन अदर प्रोजेक्ट। वो क्या था? दैट इज़ उस वक्त मैंने जब वो लिस्ट देखी उसकी, अपना गवर्नमेंट की ADBP होता था, इंडस्ट्रियल IDBP, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। मैं ऐसे एक दफ़ा गया तो उन्होंने एक मुझे प्रायोरिटी पर लिस्ट दी कि ये प्रोजेक्ट्स जो है ना, ये प्रायोरिटी, उसमें प्रायोरिटी पे एक स्टार्च प्लांट था जो रफान है। तो उस वक्त कोई भी उसको हाथ नहीं डालता था कि इतना बड़ा प्लांट है और कौन इतनी जब मैंने उसमें थोड़ी सी स्टडी की और सारा देखा मैंने, उस वक्त तो नेट शेट नहीं होता था, तो मैं क्या करता था कि मैं ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन सेंटर, ये वो लाइब्रेरीज थी जहाँ पे जाके मैं बुक्स निकाल के तो उसका सारा पढ़ता था। क्या बात है। देन आई रियलाइज़ के एक मिनी प्लांट जो है ना ये बनाया जा सकता। फॉर दैट इट्स टेक्नोलॉजी आई वेंट टू चाइना। वहाँ से जो मेजर पार्ट करने था, के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। वहाँ पे जो मेजर पार्ट था उसका, जो सेपरेशन का मेजर पार्ट था, वो मैंने देखा, देख के एक सैंपल मैंने उसका खरीदा। सही। नॉट द टोटल वन। ओके। पूरी चेन नहीं खरीदी, सिर्फ एक सैंपल मैंने लिया।
वो सैंपल मुझे आज भी याद है कि उस वक्त मुझे कोई 5 या 6 हज़ार डॉलर मिल रहा डॉलर था, डॉलर्स। और वो तकरीबन उसमें उस वक्त जो वो लगते थे वो सारे, वो तकरीबन 18 के करीब लगते थे। आई टुक दैट वो कहते हैं ना सैंपल पैसा लिया बनाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है और जिगरा चाहिए होता है। और मैंने वो उठा के, मुझे पता है कि उसकी पेमेंट मैंने किस तरह पूरी की थी। आई आस्क फ्रेंड्स, आई आस्क फ्रॉम माय ब्रदर कि यार उधारे दे दो, मैं तुम्हें दे दूँगा। दे दिए ना? आगे नहीं, एक ने तो लिए नहीं थे, एक को दे दिए थे। मेरे को पूछ लूं, वापस कर दिया उधार। अच्छा, उसके बाद ये ना शो के बाद आ जाए कि मेरा उधार वापस करो। फिर उस पार्ट को मैंने यहाँ पे डेवलप किया ओके। एंड देन वी मेड, और हमने उसको चलाया और आज भी मैं चला रहा हूँ। माशाल्लाह। उसके बाद स्टार्च के बाद फिर उसके डेरिवेटिव्स बनाए, आज हम ग्लूकोज भी बना रहे हैं उसी के ऊपर। और मैं बहुत छोटा सा मैन्युफैक्चरर हूँ एज़ कम्पेयर टू रफ़ान। रफ़ान की बहुत बड़ी ग्राइंडिंग है, मेरी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन क्वालिटी के बारे में जहाँ कहीं भी रफ़ान को अगर कोई क्वालिटी के बारे में थ्रेट होता तो वो सिर्फ मेरी कंपनी से होता। क्या बात है, क्या बात है। सो वही वाली बात है ना व्यूअर्स, अगेन कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ पे जाके पहुँची। हिम्मत करनी पड़ी ना, जैसे कि मैम आपको भी हिम्मत करनी पड़ी जी ज़िंदगी में। बिल्कुल, बहुत चैलेंजेस थे बहुत ज़िंदगी के अंदर, और शौक़ था, बिज़नेस जो है वो हमारी ब्लड में था। तो एक टाइम पे ऐसे ही, जैसे अपने हस्बैंड के साथ में कलर स्कीम के लिए फैक्ट्रीज़ जाया करती थी, एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स में। तो फिर ये सोचा कि ये जो हम लोगों को पैसे देते हैं तो अपनी फैक्ट्री क्यों ना लगा ली जाए। तो अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए प्लान किया, पैसे इकट्ठे किए। तो मेरे फादर ने मना कर दिया कि ना लगाओ। तो मैं उस वक्त थोड़ा सा गुस्सा भी हुई कि बेटे होते तो आपने दुआ देनी थी, मैं एज अ डॉटर आई हूँ तो आपने दुआ देने के बजाय मना कर दिया। बोलते कि तुम्हारा हस्बैंड अकेला है, तुम्हारी बेटियाँ हैं और उसके साथ कौन लगेगा। तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट मी, मेरे 2 हाथ 2 पाँव नहीं है। तो मैंने चुपके खुद को ट्रेन किया, एक फैक्ट्री में जाके कोई 6 माह ट्रेनिंग खुद को की, खुद चला के दिखाई वो फैक्ट्री। और 6 माह बाद फिर मैं अपने फादर के पास गई कि अब दुआ दे दे, क्योंकि फैक्ट्री मैं चलाऊंगी, इसलिए नहीं चलाएंगे। तो देन उन्होंने कहा कि वो बड़े बंदा शनास और वो बड़े एक्सपीरियंस थे मेरे फादर। तो उन्होंने कहा बेटा, ये तुम जो वो काम करने जा रही हो, इंडस्ट्री चलाने जा रही हो, जो मैन बेस्ड बिजनेस है, इसमें औरतें नहीं होती, तो तुम्हें बहुत सारे थ्रेट्स आएंगे, तो तुमने चूकना नहीं है, खड़े रहना है। और उसमें सबसे बड़ी बात कि घर में लड़ाई नहीं डालनी, बिकॉज ओवरडन हो जाओगी, और काम भी नहीं छोड़ना। और ये बातें मैंने पकड़ ली। फिर वही टॉप ऑफ द लाइन मशीनें सिंगापुर एग्जीबिशन गई, जाके ख़रीदी और चलाई। और वो उस टाइम पे मैडम की फैक्ट्री मशहूर हुआ करती थी, क्योंकि कोई मैडम चलाती नहीं थी। तो यही मैडम थी हमारी यही क्यूटी पाई मैडम होती थी। लोग सोचते हो पता नहीं किस मैडम की फैक्ट्री आगे जाके देखा तो क्यूट सी थी। और वो उस ये भी तो फनी होता है ना, लोग सुनते हैं, किसी के बारे में मिलते हैं तो कहते हैं उस वक्त कुड़ी सी। हाँ, और उस वक्त वाकई वो मीक सी, पतली सी थी। तो जो लेबर थी ना, वो भी आप शदीद क्यूट सी हैं आप, वो सीरियस नहीं ले रहे होते आपको एज ए लेडी। और वो एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर, वो फिर थोड़ा सा कड़का चलता है, फिर जाके वो अपने अपने काम पे। उसके बाद ये होता था कि मैडम की फैक्ट्री का ट्रेंड ऑपरेटर किसी फैक्ट्री में अप्लाई करता था, तो वो कहते अच्छा मैडम की फैक्ट्री से आए, आ जाओ टॉप ऑफ द लाइन मशीन पे खड़ा कर दो इसको फार। वो जैसे अक्सर होता है ना कि जिस तरह कुछ ऐसे सैलून्स है पाकिस्तान में, छोटा सा एग्जांपल दूंगी, पार्लर है, उस पार्लर से अगर कोई बंदा निकलता है तो लोग कहते हैं बंदा सवाल किए बगैर ही उनको रख लेता है। तो मैडम की फैक्ट्री से जो ट्रेन होता था उसको ऐसे हायर किया जाता। 13 साल वो फैक्ट्री लगाई अपने हस्बैंड के लिए, बट ब्रांड्स ने मुझे पकड़ लिया। बड़े ब्रांड्स के बड़े ऑर्डर पकड़ने, मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी से कोई 15 गुना 20 गुना ज़्यादा ऑर्डर मैं उठाती थी माशाल्लाह। और फिर बाहर की 4-5 फैक्ट्रियाँ ओवरहेड पे चलाती थी साथ। मतलब उसमें अपनी फैक्ट्री नहीं चल रही होती थी, 6-6 फैक्ट्रियाँ ऑर्डर बेस्ड। उसमें टाइम कमिटमेंट होती थी कि इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर माल डिलीवर करना है। मेट्रो उस वक्त पैदा हुआ था जब मेरी बे थी वहाँ पे, 7-8 साल लगातार मेरी बे रही वहाँ पे।
और मेट्रो, मैक्रो, हाइपरस्टार, ये तीनों मेरे क्लाइंट्स हैं। अच्छा। और उसमें ये होता है कि ये बड़े इंटरनेशनल किस्म के ज़ाहिर कंपनीज हैं, इनको इस बे से फ़ायदा नहीं ना हो रहा तो बे उड़ा के बाहर मारते और लॉसेस भी देते थे, बट मैंने कमाया वहाँ पे, मतलब और फिर ना सिर्फ खुद कमाया, हाँ, लोगों की भी लोगों help को की। भी, बिल्कुल जब आप दूसरों की फैक्ट्रीज को भी काम दे दे हैं, रहे थे, हाँ। तो उनके भी पैसे बन उनके रहे भी बन रहे होते थे, तो यानी कि सिर्फ आपने कमाने वाला हाथ नहीं रखा, आपने देने वाला हाथ भी रखा। और जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए, जॉब गिवर बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अजहर साहब तुसी ते अच्छी भली पोस्ट छड़ के निकल पड़े, पता नहीं तुसी की कर रहे थे सारे ही सर आपने तो खैर मैम जॉब नहीं की ना कभी, बट आपने 6 मंथ्स जाके की ताकि आप सीख और सकें। खाली फैक्ट्री नहीं, उसके बाद कोई 7 साल 13 साल फैक्ट्री चलाई। उसके बाद आई बिकेम अ बिल्डर, बिकॉज एक मेरे हस्बैंड बीमार हो गए तो उनका एक प्लाजा था, कोई 6 स्टोरी बिल्डिंग, वो मैंने कंप्लीट की। माशाल्लाह। और अब उस बिल्डिंग के अंदर क्यूबिकल 7 के नाम से एक कोवर्किंग स्पेस लॉन्च कर दिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, क्यूबिकल 7 जी, इट्स अ ब्रिलियंट स्पेस। और अब जो है वो ऑफिस स्पेस लोगों को दे रहे हैं और अब उसको भी चला रहे हैं। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, ये और जिगरा बेसिकली। नहीं, आप घर से बाहर निकले हो ना तो किस लिए निकले हो? आप कमाने निकले हो, तो आप अपने आप को डिफाइन ना करें कि ये काम करना है। सही। आप कुछ भी करें, आपने पैसा कमाना, बिल्कुल। तो उसमें आपके जो लाइन से रिलेटेड नहीं भी है तो आप लाइन चेंज करो, इधर से भी कमाओ, उधर से भी कमाओ, उधर से भी कमाओ। और देखिए व्यूअर्स, हर बंदा पहली दफ़ा में कामयाब नहीं होता, टाइम लगता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अजहर इकबाल साहब की कहानी सुनेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अजहर इकबाल साहब की कहानी सुननी है, लेकिन एक कसीदा मेरी सहेली ने भी सुनाना है, मेरी बेटी ने। जी अनम। जी जुगन आपी, आज जो हमने हैदराबादी दम कीमा बनाया ऐसे तो था। मैं आज मैंने अपनी बेटी बना दिया, सोचो हर साल तुम मेरे लिए और छोटी होती कभी चली जाती। देखिए, ये तो मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे छोटी बहन पे रह जाते छोटी हैं। बहन पे रह बेटी जाते टू हैं। मच बेटी too much हो बेटी जाएगा। जरा ज्यादा हो वो कहेंगे जाएगा। आप और मैं साथ चल रहे हैं, वो कहेंगे ये अम्मी और बट ये है तो मेरे बच्चों की तरह ही नहीं। शी स्टार्टेड होस्टिंग, शी स्टार्टेड एज अ शेफ हमारे साथ ही ना। Exactly, पहला बिल्कुल इसका शो मेरे साथ था और आज माशाल्लाह शी इज अ रिनाउंड शेफ जो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट चैनल्स पे वेब मतलब ऑनलाइन कितने तुम्हारे शोज और कितनी चीजें चल रही बिल्कुल, और होती उसका हैं। सारा क्रेडिट जो है बेसिकली बिल्कुल मुझे नहीं जाता, आपको आपको ही जाता है, जाता है क्योंकि बेटे। आपने मुझे ये जो सामने कैमरा है ना, इसके को फ्रेंडली करना जो है ना, बेसिकली आपने मुझे सिखाया हुआ है। नहीं, कि आपने कैसे- तो उससे दोस्ती कर ली, वो हमारे से दोस्ती नहीं कर रहा, हम इससे बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, किचन। हैदराबादी दम कीमा, साथ में लच्छादार पराठे। अच्छा, आप ये पराठे देखें कि इनके अंदर एक पॉकेट्स क्रिएट हो रही हैं, इतना अच्छा उसकी जो है वो लच्छे उसके अंदर क्रिएट हो गया। साथ में जो आपने जो ब्रेड पुडिंग बनाई है वो भी रेडी हो गई वो है। इसलिए कह रही कि अगर बच जाएगा हुई तो मेरे जिम्मे होगी। नहीं, बिल्कुल शक्ल से बहुत मज़ेदार लगी रही। रायता सैलड कंप्लीट मील है, मेरा नहीं ख्याल मीठा भी दे दिया, अब आपको इसके साथ कुछ और ज़रूरत है। थैंक यू मेरा बेटा, welcome. थैंक यू। नाउ अजहर साहब, आपकी कहानी क्या है? बहुत शुक्रिया। दर्द दिल हमारे साथ शेयर करें। 2003 से शुरू करूंगा। 2003 में मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किया। उसके बाद जैसे कि हमारे हर पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर बने, तो ये अच्छी पोस्ट पे जाए, तो मेरे पेरेंट्स की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, क्योंकि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर से एक ताल्लुक़ है। तो मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं, एक जॉब करूं मैं एक किसी अच्छे पोस्ट पे। तो स्टडी कंप्लीट करते ही, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करते ही मैंने नादरा में अप्लाई किया, तो मुझे नादरा में सर्व करने का मौका मिला एक अच्छी पोस्ट के ऊपर। 17 स्केल के ऊपर मेरी जॉब थी। तो ये भी यानी कि इसको आप मेरी लक कहें, जैसे भी है, मुझे फ़ौरन जॉब मिल गई एक। तो नादरा में मुझे सर्व करने का 5 साल तक मैंने नादरा में सर्व किया, लेकिन मेरे अंदर ना एक चीज़ थी कि मैं कुछ आपको अपना लगी रोजी करूं। अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे ये था कि मैं अपनी फील्ड के अंदर कुछ करूं, क्योंकि उधर जो नादरा के अंदर जो मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब थी तो वहाँ पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा थी, बिल्कुल। लेकिन मुझे जो टेक्निकल कुछ करने का ज़्यादा शौक था, मुझे कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का ज़्यादा शौक था। ओके। अपना सेटअप बिल्ड करने का मुझे ज़्यादा शौक था, मुझे अपना बिजनेस खड़ा करने का ज़्यादा शौक था। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैंने जॉब अपनी फैमिली के
ख़िलाफ़ जाके छोड़ी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि मैं वो जॉब छोड़ूं, क्योंकि उस जॉब की वजह से हमारा जो टेक्सटाइल का बिज़नेस था उसको भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, सारा एक बेहतर वो भी उसको भी सिस्टम उसका अच्छा चल रहा था। तो मेरी फैमिली चाहती थी, सारे दोस्त अहबाब चाहते थे कि मैं वो ना छोड़ूं, लेकिन मैंने सबके अगेंस्ट जाके एक जॉब छोड़ी। और जॉब छोड़ के आप कह लें कि एक बंदा जो मुहावरा है कि हीरो से ज़ीरो हो जाना, वो मैंने बियर किया, मैंने उसको फेस किया। तो कि कहाँ तो लोग यानी कि मुझे देखते थे, मुझे यानी कि रोकते अपने कामों के लिए, या यानी कि मेरे साथ दोस्तियाँ लगाने की कोशिश करते थे। वो सारे सबने कहा, सबने नंबर ही डिलीट कर दिया। नंबर ही डिलीट कर दिया सारा। तो मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम था कि आप दोबारा ज़ीरो से शुरू करना, और ज़ीरो से भी क्योंकि ऐसा आपकी काम शुरू basically करना। नौकरी में और स्पेशली ऐसी हाई प्रोफाइल जॉब्स में एज एन एंकर ऑल्सो, आज मैं ऑन स्क्रीन हूँ, व्यूअर्स आप सब लाड प्यार करेंगे, जिस दिन मैं स्क्रीन से गायब होंगी 6 महीने नहीं साल भूल जाएंगे सारे, क्योंकि सबकी मेमोरी इतनी ही होती है। और सच्ची बात है, हर इंसान दूसरे इंसान को आजकल की दुनिया में मीन्स टू एन एंड के तौर पे देखता है। यानी कि मैं पहले DCOs के साथ, कमिश्नर्स के साथ मीटिंग करता था। जॉब छोड़ने के बाद मैं बिल्कुल जो है ना वो स्टार्ट ज़ीरो पे आ गया, और ज़ीरो पे भी ऐसा बिज़नेस शुरू करना जिसका कि कोई किसी को आइडिया ही नहीं था कि ये क्या करते क्या हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर चला के बैठे हैं, ये क्या करते हैं। मेरे पेरेंट्स को नहीं था आइडिया, मेरे दोस्त अहबाब को नहीं था आइडिया। तो कंप्यूटर भी हमारे पास वो था जो मेरा स्टडी के दौर का जो मेरा कंप्यूटर था, वो मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलके, हम दोनों ने जॉब छोड़ी और हम लोगों ने एक ड्राइंग रूम में बैठ के तो अपना जो ना ये सिस्टम शुरू करने की कोशिश की कि हम ऑनलाइन सर्विसेज का काम करते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ मार्केट प्लेसेस होती हैं जहाँ से हम बाहर से काम मिलता है, हम लोगों ने उस पर ट्राई किया। तो काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी तगोदो के बाद मुझे उधर से ना एक ऑर्डर मिल गया। वो एज अ मोटिवेशन जो है ना वो मुझे मिला। एक ऑर्डर मिलने के बाद फिर हमने उसको अच्छे तरीके से, अच्छा वो ऑर्डर मिला, दरमियान में हमारे कंप्यूटर्स भी ख़राब हो गए दोनों के। वो बड़ी मुश्किल से हमने वो ऑर्डर पूरा कंप्लीट करके दिया। उसके बाद फिर नया ढूंढने में अपना टाइम लगाया, वो किया, फिर अगला नया ढूंढने में टाइम लगाया। तो ये सिलसिला फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के करम से ये चलता गया, और आज मेरे पास कोई 100 प्लस माइनस का मेरे पास स्टाफ होता है। और जो मेरा ऑफिस है फैसलाबाद में, मेरे ऑफिस से कोई 15 से 20 कंपनियां जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर नहीं बनी हैं, जो कि मेरे पास ही जॉब करते थे। अब उन बच्चों ने मेहनत की और उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई, और 40, 50, 30, 20 लोगों की उनके पास भी टीम्स हैं माशाल्लाह। तो ये मेरी उसमें स्टोरी चली। फिर जब मैंने एक नया स्टार्टअप हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें सक्सेस जो है ना वो इतनी इजी नहीं आती। नहीं, मैं इसमें सबसे पहले कहूँगा कि आपको पेशेंस, बर्दाश्त आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेशर बियर करें सोसाइटी का, अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, तो फिर जो है ना आप इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। और हम लोग सर्विसेज का बेसिकली काम करते हैं जो कि इस दौर की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि अभी जैसे कि किस किस्म की सर्विसेज सर? हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं, हम ई-कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं, तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस देते हैं। जो एक सॉफ्टवेयर हाउस की पूरी जो सर्विसेज होती है वो हमारा अदारा जो ना वो देता है उसको। और हम लोग पाकिस्तान में काम नहीं करते, हम लोग USA में काम करते हैं। और यही हमारे आज की यूथ को, यानी कि यही आप चाहिए। काम यहाँ पे कर रहे हैं, कमा आप डॉलर में रहे कमा हैं, डॉलर आप में। देखें आप अपनी इकोनॉमी को कितनी सपोर्ट दे रहे हैं उसके साथ साथ। और जो हम कंपनियां, मेरी कंपनी से जो कंपनियां बनी हैं वो भी अच्छे लेवल के ऊपर जो है ना वो उसके अंदर रेवेन्यू जो है ना बाहर से वो इंपोर्ट कर रही हैं सारी। तो यहाँ पे अब मैं आप तीनों से वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन लेना चाहती हूँ। फोरम आपका है सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अपने जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके लिए, जो स्पेशली जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जॉब का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका होगा कि जब आपके बच्चे आएंगे तो आपका बच्चा भी वहीं से शुरू करेगा जहाँ से आपने शुरू किया था। लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका बच्चा वहाँ से शुरू करेगा जहाँ पे आप पहुँच चुके, बिल्कुल सही, वहाँ से उसे आगे शुरू करेंगे। तो जो काम कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। एट अ टाइम एक बंदा बहुत ज़्यादा एक ही बिज़नेस में कमा रहा होता है, दूसरा लॉस कर रहा होता है। तो काम करने का तरीका अच्छा या बुरा होता है। आप अपने तरीके को देखें, अगर आप काम कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो उसके करने का जो बेस्ट तरीका है उसको अडॉप्ट करें, तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल
और वही बात है कि जंप करें, सोचें, देखें कि किस चीज़ की ज़रूरत है, अपना टैलेंट देखें, फिर उस पे आए। क्या बात है बस मैम। ख़वातीन अक्सर हिम्मत ही नहीं करती, कर भी लेती हैं तो घर वाले रोक देते हैं। आपने हिम्मत भी की, घर वालों ने भी रोका, आपने फिर 6 महीने अपने ऊपर काम किया, फिर वापस गई, फिर अब्बू को कन्विंस किया, फिर क्योंकि आपकी एक ये भी तो एक बड़ी आपके बारे में ये बात बड़ी नोन है कि आप फैमिली बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड और बहुत ज़्यादा बाअदब खातून है, मतलब इन द सेंस के लड़के तो चले फादर्स वगैरह के साथ थोड़ा सा टक्कर ले भी देते हैं, लड़कियों का ज़्यादा ये होता है कि अगर बाप ने ना कर दी तो आपको जब तक उन्होंने दुआ नहीं दी आपने शुरू भी नहीं किया। आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी जी, औरतें अपने आप को कमज़ोर ना समझें। मैं जहाँ तक देखती हूँ, मेरे फील्ड में मैंने जितना देखा है, औरतें ज़्यादा फोकस्ड काम करती हैं, ज़्यादा सीरियस होती हैं अपने ड्यूटी के मामले में एज़ कम्पेयर टू मेन। मेन जो हैं, आप कभी भी ये यूनिवर्सिटी लेवल पे, पढ़ाई के लेवल पे भी देखेंगे तो पहली 25-30 पोजीशंस औरतों की होती हैं, लेडीज़ की होती हैं। जब लेडीज़ कैपेबल हैं और वो सीरियस हैं और अगर वो टाइम मैनेज करना सीख जाएं कि अपने वक्त को कैसे उन्होंने मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, तो फिर वो हार नहीं सकती हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो औरतों के लिए ही बने हैं शायद। बर्तन, घर, बच्चे, वो हमारा जो मेल ओरिएंटेड जो मुआशरा है, वो आदमी जो है वो बर्तन धोएगा तो उसको तो उसकी माँ नहीं छोड़ेगी। नहीं, लेकिन मैम एक बात बताऊं, इस प्रोग्राम पे हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। भांडे धोना मर्द को भी आना चाहिए, औरत को भी आना चाहिए, खाना मर्द को औरत को दोनों। मैम वही वाली बात है ना, दुनिया देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। फिर औरत जब काम करती है और वो सीरियस होती है तो वो बिजनेस में भी कामयाब होती है और घर पे भी कामयाब होती है। और वर्किंग वुमन जो है वो ज़्यादा घर अच्छा मैनेज करती है और बच्चे भी ज़्यादा अच्छे पालती है। आई थिंक ये मैंने जो देखा। लेकिन बात ये कि देखिए, चाहे आप होम मेकर हैं या वर्किंग लेडी हैं, घर तो हमारे जिम्मे है ही है। वही तो कह रही। वर्किंग वुमेन, यस, हम कोशिश करते हैं कि दोनों चीज़ों को ऑन पार रखें और एक कांस्टेंट दौड़ होती है। और हम वर्किंग वुमेन अक्सर इसलिए अपनी सपोर्ट में बोलती भी हैं क्योंकि होम मेकर्स अक्सर कहती है तो ना करे ना काम, बैठ जाए घर पे। कभी कभी व्यूअर्स ऑप्शन भी नहीं होता घर बैठने का, हमारे घरों में या किसी और के घर में। और उसके अलावा अगर मेरा काम करने को दिल चाहता है या मैम का काम करने को दिल चाहता है तो हम क्यों ना करें, किसी मजबूरी के तहत ही क्यों करें। मर्द क्या सिर्फ मजबूरी के तहत काम करता है? मर्द अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी चीज़ को आगे लेके चलता है। हम भी उतने ही इंसान हैं जितने बंदे हैं। और लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है जब एक बंदा कमा रहा है और जब दो कमा रहे हैं। बिल्कुल, आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है। आपकी ज़्यादातर जो, मैं जहाँ तक समझती हूँ, 80 to 90% प्रॉब्लम फाइनेंसिस से रिलेटेड है। तो फाइनेंसिस बेहतर होते हैं तो आपका लाइफस्टाइल बेहतर होता है, सुकून आता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। शो खत्म होने वाला है साहब, फाइनल वर्ड्स आपके। अच्छा, मैं ये कहूँगा यूथ को कि स्किल सीखें, कोई भी स्किल हो। और आईटी की स्किल ऐसी है जिसकी पूरी दुनिया में इसका डिमांड है, इसकी ज़रूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी नीड है। तो हर बच्चा, हर मेल, हर फीमेल आईटी की स्किल सीखे और ये सर्विस बाहर यूएसए में, दूसरी कंट्रीज़ में उनको सेल करे। आईटी स्किल की सिर्फ सर्विसेज सेल नहीं की जा सकती, इसको सीख के आप अपना बिज़नेस भी रन कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू करें। हमारी बच्चियां, हमारे घरों, हमारी ख़वातीन अपने घरों में बैठी हुई हैं, वो कोई भी चीज़ ऑनलाइन सेल करें, उससे काफ़ी अच्छा वो अपना बिज़नेस चला सकती हैं, अपने घरों का सेटअप को वो बेहतर कर सकते हैं। तो स्किल सीखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, ब्लेस यू। थैंक यू अनम, आपका भी। व्यूअर्स, अब इससे ज़्यादा मोटिवेशन हम नहीं आपको दे सकते थे। 2 किंग्स एंड अ क्वीन वर ऑन आवर शो। उन्होंने आपको मोटिवेट किया। आप भी अगर अपने घर के किंग या क्वीन बनना चाहते हैं, हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जिगरा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बहुत सी सपोर्ट, लेकिन नीयत साफ़ होनी ज़रूरी है। हैव अ लवली वीकेंड। ज़िंदगी रही तो मंडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।